ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। हम लोगों ने अभी तक इतना स्टडी करा है कि क्या मेथड्स होते हैं, राइट, ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब। अगर तुम लोगों ने अटेंड किया हो तो है, राइट, किया है तो तुमने किया था शायद, हाँ, सो तुमने भी किया था, तुम न्यू हो, ठीक है, विच इज ओके। सो हमने मेथड्स कुछ पढ़े थे ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के, राइट। अब हमने एम्प्लॉइज पे तो अप्लाई कर दिया। तुम लोग जब टेस्ट देते हो कोई, तो तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड आती है जिसमें अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। जैसे अभी तुम पढ़ोगे तो कुछ नए मार्क्स आएंगे, राइट, जो तुम किसी को नहीं बताओगे कि रिजल्ट आया है ना। तभी तो वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि जब तुम्हारे तक रिजल्ट आएगा, अनलेस एंड अनटिल किसी को तुम्हारा रोल नंबर पता है, राइट। हाँ, तुम सबको बता देते हो अब, तो ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है। अब तुम हो जाते हो विथ टाइम, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में आ जाते हो। एनीवे, सो इवैल्यूएशन होती है तुम्हारी टोटल परफॉर्मेंस की, जो भी तुम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होता है या प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ा होता है, तो उसका इवैल्यूएशन होके तुम्हारे मार्क्स पे वो डिफाइन कर देते हैं। सिमिलरली हमने अगर एम्प्लॉय को वो ट्रेनिंग दी है, तो हमारा मोटिव बनता है टू अंडरस्टैंड, टू इवैल्यूएट कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि हमने उसको सॉफ्टवेयर सिखाया, क्या उसको समझ आया, क्या मैंने उसको एक एआई के रिलेटेड कुछ सिखा दिया, या मैंने उसको बोला कि अच्छा तुमको पीपीटी बनाना सीखो, तुम नई प्रेजेंटेशंस, तो मुझे बनाकर तो दिखाओ कि कैसे करते हैं। जिसे एग्जांपल देते हैं, आजकल की तुम्हारी जनरेशन इज मोर इनटू इन्फ्लुएंसिंग, है ना, सबको पसंद है वीडियोस बनाना या कुछ भी ऐसा क्रिएट करना। तो फॉर दैट पर्पस अगर किसी कंपनी में काम करते हो, आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी लोगों को हायर किया जाता है। सो जब ऐसा होता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमको एडिटिंग करनी आती है अच्छे से, है ना, तुमको कुछ जो मेजर फ्री सॉफ्टवेयर अगर है तो वो तुम कैसे यूज कर पाओगे, तो वो सब तुम्हें आना चाहिए। उसके अलावा तुम अलग अलग, तुमको वो नहीं, तो जो क्या यूज करते हैं तुम्हें ज्यादा पता होगा, फ्रेम्स होते हैं अलग अलग, वीडियो के अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, उसको कैसे यूज करना है, हाँ, इफेक्ट्स होते हैं, कौन सा इफेक्ट अच्छा लगेगा किस गाने के साथ, अच्छा कौन सा सॉन्ग सूट करेगा उसके साथ, तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। बीच आता है ना कि सॉन्ग क्या डिसाइड करना है, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी, मेरे साथ भी होता है। और अगर आप लड़की हो तो पक्का आपके साथ ये हो रहा होगा, हाँ। तो सोशल मीडिया मार्केटर जो भी होगा, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि तुम्हें सोशल मीडिया के बारे में सब कुछ पता है, एटलीस्ट तुमको एडिटिंग करनी आती है। और अगर नहीं आती है तो वो तुमको ट्रेनिंग देगा। अगर सालों से तुम काम कर रहे हो तो वो तुमको ट्रेनिंग देगा कि इंस्टाग्राम कैसे यूज करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करके तुम एडिट कर सकते हो अपनी वीडियोस और अट्रैक्टिव बना सकते हो। आजकल व्लॉग वाला चीज शुरू हो गया है। हमें ऐसा थोड़ी कि एम्प्लॉय को पहले से आता था वो व्लॉग बनाना, मिनी व्लॉग कंपनी के। तुमने नोटिस किया आजकल कंपनी जो मार्केटिंग करती हैं, और वो देखा है वो पानी में होता है, डूबते हुए सडनली आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सेल्स की ऐड करने लगे हैं लोग आजकल, यूज करके न्यूज को यूज करके वो अपनी ऐड करते हैं। तो ये उन्होंने सीखा होगा। सीखने के बाद वो इवैल्यूएट करते हैं कि जो तुमने सीखा क्या उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है कंपनी को या नहीं। तो उसने तो तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया ना। अब तुम आगे जाके सपोज तुम में से कोई इन्फ्लुएंसर बनता है, तो तुम ट्रेनिंग लेना पसंद करोगे, किसी के थ्रू काम करोगे, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करोगे और सीखोगे, और फिर जब तुम इसे यूज करोगे तो तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। ऐसे ही करोगे ना। ऐसे आजकल तो मैंने बहुत देखा, यहाँ पे बच्चे यूट्यूब वीडियोस बना रहे होते हैं, ऐसे कैमरा लेके चल रहे हैं, कहीं पे भी दीवार पे टक्कर खा लेते हैं। हाँ, हेलो गाइस, सही में आई एम नॉट जोकिंग, पहले नहीं था, बट व्हेन पीपल हैव रियलाइज्ड कि अब ये बहुत क्या कहते हैं, इससे बहुत पैसा आता है या जनरली अच्छा काम है, तो सब करने लगे हैं। जिसको देखो वो वीडियो बना रहा है और ब्लॉग बना रहा है, राइट। मूविंग ऑन टू कि व्हाई इज ट्रेनिंग इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड। अगर कोई इंप्रूवमेंट की, पहली चीज तो हम ये जज करें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या मेरा पैसा लगाने से क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई या नहीं हुई। अगर अच्छी नहीं हुई है तो देखूंगी कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर इंप्रूवमेंट की थोड़ी सी स्कोप है तो मैं इंप्रूवमेंट भी उसे प्रोवाइड करूंगी। एग्जाम्पल, तुम 75% स्कोर करो, ज्यादा बोल दी मैंने ग्रेजुएशन में, बट सपोज तुम इतना स्कोर कर रहे हो, देन यू थिंक कि अच्छा अगर मैं ट्यूशन लगा लूं तो शायद थोड़ा 75 से 80 की तरफ मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। वैसे तो कॉलेज वाले बच्चे ऐसे होते नहीं है, बट चलो मान लेती हूँ कि ऐसा कुछ होते हैं जो करते हैं। स्कूल में तो हम करते थे, हमारे पेरेंट्स को लगता था कि बच्चा 85 ला रहा है तो 90 ले आएगा अगर हम 4 ट्यूशंस में लगा देंगे उसे, राइट।
सो दैट इज योर इम्प्रूवमेंट। उसके अलावा हम अपने ट्रेनर से फीडबैक लेते हैं कि इम्प्लॉय कैसा था। पीटीएम पे गए हो कभी, है ना? कितनी डांट पड़ी है पीटीएम पर? नहीं पड़ती? कभी लड़कियों को कम पड़ती है? हाँ हाँ, लड़कियों को कम पड़ती है। सो पीटीएम इज नथिंग बट कि आप अपने जो भी टीचर है उससे पूछ रहे हो कि हमारा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम ट्रेनर से ये पूछेंगे कि हर एक एम्प्लॉय आपको कैसा लगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर वो बोलेगा ठीक नहीं है, मुझे अभी भी लगता है कि स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो मैं उसे दोबारा ट्रेनिंग पे डालूंगी। जैसे तुम्हारे साथ तो नहीं होता, वो स्कूल में बहुत बच्चों के साथ होता है कि शरारती है, फेल हो गया है तो दोबारा एग्जाम दी। हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस, हाँ ये मैं भूल गई थी। 11th-12th आई थिंक अब तो पहले भी शुरू हो गए कि समर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लासेस तो होता है ना। ये तुम लोगों ने किया लग रहा है मुझे, तभी बता तुम नहीं आया। हाँ तो मुझे तुम डीओ है। हाँ क्या करते हो तुम? मॉनिटर के क्लास के? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम वो लोग हो जो बाकियों को वो कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, और वो कैसे अच्छे हैं? ये वही बच्चे हो जो ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख देते हो, बहुत मजा आता था, है ना? फिर कंप्लेंट करते थे उसकी। सो इसका एग्जांपल दे दो। देयर वाज दिस स्टूडेंट हमारी क्लास में थी, उसका काम क्या था, उसको ना हमेशा मॉनिटर बनाया जाता था। ठीक है, हमेशा क्लास की मॉनिटर बनी है, कोई टीचर बाहर जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या था ना, उसके पास एक छोटी सी डायरी होती थी। अगर हम बोर्ड में लिखती थी तो हम नाम मिटा देते थे, नॉर्मल है क्योंकि पूरा ग्रुप एक साथ ही है, पूरी क्लास होती थी। लेकिन वो क्या करती थी, शी यूज्ड टू कीप अ शॉर्ट डायरी और उसके अंदर नाम लिखती थी। देन शी यूज्ड टू कंप्लेंट हमारे बारे में कि बच्चा ऐसे परेशान कर रहा था, ये वहां से कूद गया, इसने ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, तुमको इजीली समझ आएगा कि जो ट्रेनर है उसका काम भी यही है, तुम्हें मॉनिटर करना, तुम क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो अपनी छोटी सी डायरी में लिखता है और जाके तुम्हारे मैनेजर को बताता है कि ये स्टूडेंट ऐसा था मेरी क्लास में, अब तुम देख लो इसको रखना है, इस पे इम्प्रूवमेंट करनी है या इसको पनिशमेंट देनी है। पनिशमेंट का तो मतलब क्या ही होगा, कंपनी से बाहर निकाल देंगे, जॉब से निकाल देंगे, धीरे धीरे बड़े हो गए तो ऐसा ही होगा, तो जॉब से निकाल देंगे। सिंपल पनिशमेंट यही होती है आजकल। आजकल वो आपको वार्निंग 1 या 2 बार मैक्सिमम देते हैं, सेकंड टाइम भी उसके बाद निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं निकल जाऊंगी तो देयर आर 3 पीपल इन लाइन जो जॉब लेने को तैयार है। कंपटीशन बढ़ गया, करेक्ट, कंपटीशन बहुत है। मेरे जैसे मुझसे बेटर लोग अवेलेबल है, तो मेरे लिए बहुत नुकसान होगा कि अगर मैं हट गई तो हो सकता है ना, अब जैसे जिस फील्ड में मैं हूं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू आर बेटर देन मी, विच इज ओके। क्यों? क्योंकि तुम उस अभी इस सिनेरियो में स्टूडेंट हो, यू विल अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स की नीड ज्यादा बेटर मुझसे अगर कंपेयर किया जाए तो। वैसे वैसे मैं समझ जाती हूँ, बट हो सकता नहीं भी समझ रही हूँ, है ना? ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शुड बी इवैल्यूएटेड एंड व्हेन। तो हम लोग इवैल्यूएट करते हैं बेसिकली कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका एग्जैक्टली क्या कंट्रीब्यूशन आया है आफ्टर ट्रेनिंग। अगर हमें वो समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ आता है तो नहीं। और ये जो हम इवैल्यूएशन की बात करें कि इमीडिएटली ट्रेनिंग के बाद ही शुरू हो जाता है कॉन्सेप्ट। हाँ, वो तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि बताओ 2 दिन में तुमने क्या सीखा, जैसे तुम्हारे टेस्ट हो जाते हैं तो उसमें जज हो जाते हो कि अच्छे नहीं हो, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो। ऐसा नहीं होता है, मिनिमम टाइम तुमको 3 महीने से 6 महीने का दिया जाएगा। अगर तुम उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और कंपनी का इतना बेनिफिट करवा देते हो तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है, तुमको बोनस मिल सकता है और तुम्हारी आगे फ्यूचर ग्रोथ की चांसेस हो जाते हैं। ज्यादातर ये मार्केटिंग की जॉब्स में इजीली होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा जल्दी आप ग्रो कर पाते हो। अगर आप फाइनेंस की बात करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद आप इमीडिएटली ग्रोथ नहीं दिखा सकते अपनी कि अच्छा मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखा, अच्छा मैं अब अप्लाई करके दिखाता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसके अलावा और क्या फील्ड्स हैं? एचआर में तो नहीं, एचआर में तो स्कोप ही नहीं है। आजकल मार्केटिंग का स्कोप बहुत चल रहा है, अगर तुमने मार्केट देखी है। हाँ, सेल्स मार्केटिंग की जॉब्स हमेशा अवेलेबल रहेंगी, कभी भी देख लो किसी भी कंपनी में तुमको कोर की कभी कोई जॉब नहीं, मतलब मुश्किल है, मिलती है, जो बहुत ही एक्सट्रीम होता है या बहुत कम होता है बट निकलता है। तुम्हारा मेजर क्या है वैसे? तुम लोगों ने मेजर डिसाइड हो गया है अभी? अच्छा तुम्हारा बीए, अच्छा ठीक है, बैचलर्स चल रहा है, मेजर कैसे डिसाइड होगा? मास्टर्स में होगा वो तो, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, वो मास्टर्स तक डिसाइड नहीं होगा कि आगे क्या करना है।
आई नेवर वांटेड टू बी इन दिस प्रोफेशन, मैं तो कॉर्पोरेट में जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं गई, मैं यहाँ पर हूँ, बट आई एम हैप्पियर हियर। जो कॉर्पोरेट में जाना चाहता है वो है तुम्हें कि इट इज डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट इस सेंस में नहीं है, अगर तुमको पसंद है, वो हसल पसंद है तो तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अच्छी जॉब है जो करते हैं, आजकल तो खैर वर्क फ्रॉम होम हो गया तो लाइफ इज वेरी इजी दैट वे। अगर तुम ठीक हो उसके लिए कि वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए बेस्ट जॉब है, तो कॉर्पोरेट से अच्छा कुछ भी नहीं है कि घर बैठे हुए पैसा मिल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अवेलेबल रह सकते हो। सो देयर इज अ टाइम, उसमें क्या होता है, जैसे कुछ कंपनीज है उनका जॉब का टाइमिंग होता है 9 to 5, सो अप्रोक्सीमेटली 9 घंटे की जॉब होती है, आप सुबह 7 बजे लॉग इन कर लो, यू हैव टू कंप्लीट योर, जितना भी आपका टास्क है उसको कंप्लीट करो, आप 1 घंटे में करो, 15 मिनट में करो, आधे घंटे में करो, आप करके लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कंपनी हो जाती है फ्लेक्सिबल, क्योंकि उनको तुमसे काम करवाना है पूरे दिन का, तुमने अगर अपना शेयर कर दिया है तो तुम लॉग आउट कर दो। हाँ, तुमको उस टाइम फ्रेम में कॉल लेनी पड़ेगी, वो अलग बात है, बट तुम लॉग आउट कर सकते हो सिस्टम से, अगर इफ यू आर दैट केपेबल कि तुम 2 घंटे में अपना काम करके दे सकते हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी आपको बोलते रिपोर्ट बनाओ, तो आपने मॉर्निंग में 2 घंटे का काम करके रख लिया और इवनिंग में जाके सबमिट कर दिया, तुमको क्या लगेगा कि तुमने 9 to 5 में पूरा टाइम काम किया उस बेचारी 2 रिपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन तुम तो मॉर्निंग में ही खत्म कर चुके थे आधे घंटे में। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर एफिशिएंसी और तुम कितना स्मार्टली काम करते हो। सो वर्क फ्रॉम होम से लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है, हेल्थ के कंसर्न से नहीं बोलूंगी, बट जनरली बहुत बेनिफिट हुआ है, ठीक। ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, सो बेसिकली हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं थ्रू योर ट्रेनर, या जो भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया है उसके बेसिस पे, टू डिसाइड कि क्या तुम्हें फर्दर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग क्योंकि वॉलंटरी नहीं होती है, क्योंकि अगर वॉलंटरीली होगी तो तुम में से कोई भी अटेंड नहीं करेगा। तुम्हारे यहाँ पे तुमको बोला जाए कि सेमिनार रखवाया है तो तुम में से कोई भी अटेंड नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें ये बोला जाएगा कि उसके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे या अटेंडेंस मिलेगी तो तुम जरूर अटेंड करोगे उसे। सो दैट इज आवर कंपनीज वर्क। कंपनीज तुम्हारी जॉब को स्टेक पे लगा देती है और बोलती है तुम्हारी जॉब जाएगी अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे। तो वही एक तरीका तुमसे ट्रेनिंग कराने का, विद टाइम वो बढ़ता जाता है, आगे बड़े हो गए तो ये वाला तरीका तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक। उसके अलावा अच्छा, इवैल्यूएशन प्रोसेस में आ जाते हैं, तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। इवैल्यूएशन ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 4 मेजर टॉप उसमें डिवाइडेड है, स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला है रिएक्शन, ठीक है। सो रिएक्शन इट रेफर्स टू द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बारे में क्या सोचता है। अगर मैं तुम्हें आज बोलूं कि हम लोग एक सेमिनार रख रहे हैं, देयर इज नो कंपल्शन, विल यू अटेंड? नहीं करोगे। तुम्हारा बेसिक एटीट्यूड की तरफ क्या होगा कि हम अटेंड नहीं करेंगे, हम खुद कर लेंगे, हमें जो करना है, सिंपल दैट। कुछ होते हैं जो स्टूडेंट्स एक्चुअली अटेंड करने को तैयार होंगे और इनिशिएटिव लेंगे उसके ऊपर आते, हाँ, अगर मन करेगा तो। सो नाउ दिस इज वन काइंड ऑफ एटीट्यूड कि हम काम नहीं कर, मतलब हम ट्रेनिंग नहीं देना चाहते, अभी हमारा मन नहीं है, राइट। सो रिएक्शन, एम्प्लॉय कैसा रिएक्ट करता है। अब तुमने तो बोल दिया हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे कंपल्सरी करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो चाहती हूँ तुम ट्रेनिंग लो, तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगी कि तुमको अटेंडेंस मिलेगा या तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इफ यू अटेंड दी सेमिनार, तो तुम अब अटेंड करोगे। अब तुम्हारे एटीट्यूड में डिपेंड करेगा कि वो ट्रेनिंग या वो सेमिनार तुम्हारे लिए पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अगर तुम शुरू से ही मन बनाकर बैठे थे कि मुझे नहीं करना, ये बोरिंग है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा नेगेटिव, कि मुझे नहीं पसंद आया। वो कितना मर्जी अच्छा हो, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर आगे तुमको बोल जाएगा ना, तुमको वो भी बोरिंग लगेगा, क्योंकि तुमने सोच लिया है कि वो मुझे बोरिंग ही लगेगा, मेरा इंटरेस्ट का ही नहीं है, ठीक। सो रिएक्शन, एम्प्लॉय कैसा रिएक्ट करेगा। एम्प्लॉय हो सकता है पॉजिटिवली रिएक्ट करे या नेगेटिवली। पॉजिटिवली करेगा तो वो बहुत खुश होगा उस ट्रेनिंग को लेकर, नेगेटिवली करेगा तो वो खुश नहीं है या वो करना ही नहीं चाहता था वो ट्रेनिंग अटेंड। सेकंड है लर्निंग। लर्निंग के अंदर हम ये देखेंगे कि एम्प्लॉय सीखता क्या है, ठीक है। एम्प्लॉय की लर्निंग, नॉलेज क्या गेन करी अगर हम उसे वो ट्रेनिंग दे भी रहे हैं तो,
राइट? अगर मैंने तुमको वो सेमिनार दिया तो तुमने क्या सीखा? तुम एक बार तो पहले बुरी बुरी बातें बोलोगे मुझे कि मैंने तुमको सेमिनार अटेंड करवाया, है ना? ऐसा ही होगा ना, ऑर्गेनाइजर बेचारा क्या बुरी बुरी बातें सुननी पड़ती हैं उसको, कैसे ही होगा, किसी ही बुला लिया, है ना? ये तो चलो मैंने तुम्हें सेमिनार की बात करी है, ड्यू में फेस्ट होता है, कोई गलत सिंगर कोई कुछ को बुला लो तो कितना बेचारा ऑर्गेनाइजर डांट खाता है कि कैसे बुला लिया, लेकिन ऑर्गेनाइजर का भी तो बजट होगा ना कि उतने में वही आ रहा होगा उसके पास। हाँ, नहीं आता तो बेचारा फिर और डांट पड़ती है उसको, क्योंकि सब बच्चे गुस्सा करते हैं कि हम तो फेस्ट के लिए आए थे, और ड्यू का फेस्ट तो वैसे भी बड़ा वो माना जाता है कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अच्छा होता है। अटेंड किया कभी? नहीं किया? ओहो, करना चाहिए था। आई एम सजेस्टिंग। नहीं, इतना रात थोड़ी होता है। दोपहर में वैसे भी कम होता है, कुछ कॉलेजेस में ही होता है, बट मेजोरिटी कॉलेजेस में थोड़ा रात तक हो जाता है। हाँ, हाँ, इस यहाँ तो नहीं होगा, बट बाकी कॉलेजेस में तो यूर अलाउड बिकॉज यू हैव द आईडी कार्ड ना, तो तुमको तो वैसे भी अलाउड होगा एंट्री, नॉर्मली एंट्री अलाउड होता है। गए हो? कौन सा बात किया तुमने? सही, गए भी तो दूर हो। बट ठीक है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, एक ही बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, दोबारा मैंने भी कभी नहीं किया, 3 साल 5 साल की जिंदगी में एक ही बार किया था, तो तुमको वो एक बार करना चाहिए कि वहां कैसा एटमोसफेयर होता है। कर रखा है सबने, एक बार तो किया ही होगा, वो भी दिन का पूरा। हाँ, लेडी हेवन में तुमने दूर दूर ही तो अटेंड किया ना। ठीक है, सो लर्निंग के अंदर ट्रेनर की मार्कशीट, तो ट्रेनर आपके लिए मार्कशीट बनाएगा, किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कौन सा उसका बेस्ट स्टूडेंट था, जो कि स्कूल में भी तुम्हारे साथ होता था, तो इमेजिन कर लो स्कूल से ही जिंदगी ऐसे ही रहेगी आगे तक जब तक तुम जॉब कर रहे हो। उसके अलावा थर्ड है आपका बिहेवियर। एचआर मैनेजर एम्प्लॉय का बिहेवियर समझने की कोशिश करेगा वो ट्रेनिंग लेने के बाद, क्या कोई बिहेवियर में चेंज आया या नहीं आया। इसका एग्जाम्पल देती हूँ, कैफेज में जाते हो तुम लोग, गए होगे ऑफ कोर्स, है ना? वो जो तुमको अटेंडेंट होता है जो आता है तुम्हारे पास कि ऑर्डर क्या लेना है, तुमने नोटिस किया होगा कि वो सब लोग पोलाइटली बात करते हैं, मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं कर रही, सबका सिचुएशन नहीं कह सकते, तुम कैसा भी रिएक्ट करो वो काफी पोलाइटली बात करते हैं बिकॉज दैट इज देयर जॉब। ठीक है, क्या वो लायबल है तुमसे ऐसा बात करने के लिए? तुमको लगता है कि वो जैसे तुमसे बात करते हैं, क्या उनको हमेशा ही मतलब वो करना ही चाहिए, उनकी ड्यूटी है, कि तुम्हें लगता है कैसे भी चलेगा? उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दैट जॉब। वो जॉब की यूनिफॉर्म उतारते ही चाहे तुमसे बाहर वो लड़ाई कर ले, लेकिन जब वो अंदर है सो देन दे आर लाइबल टू परफॉर्म या दे आर लाइबल टू बी पोलाइट टू यू। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, एयर होस्टेस तुमने देखा होगा जनरली, तो या तुमने रिसेप्शनिस्ट देखे होंगे होटल में जो जाते हो तुम, या जनरली तुमने आसपास बैंक्वेट्स में जाते होगे किसी की वेडिंग पे या कुछ भी, वहां पे जितने होते हैं उनसे अगर तुम कभी भी देखोगे तो बहुत पोलाइटली बात करते हैं। तुम शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पर जो चेकिंग करते हैं, है ना, तो अगर तुमने उनको नोटिस किया होगा, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ पोलाइट। आई वुड नॉट से दे आर ऑल पोलाइट, बट हाँ, थोड़ा जेस्चर उनका होता है, रिस्पेक्टफुल जेस्चर होता है, राइट? दे आर लाइबल क्योंकि वो उस ड्यूटी के अंदर है ना? बिहेवियर, अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको कैसे बिहेव करना है कस्टमर के साथ, या तुम शॉपिंग करने जा रहे हो, वहां पे कोई सेल्स पर्सन है, वो तुमको कितनी मीठी मीठी बातें करके बात करता है ना? इतनी तो वो घर में भी नहीं करता होगा, लेकिन वो तुमसे करेगा क्यों? क्योंकि उसको प्रोडक्ट सेल करना है तुम्हें, है ना? या वो पॉलिसी बेचने वाले, क्रेडिट कार्ड वाले तुम्हें कॉल करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करते हैं, इतना प्यार से बात करेंगे, तुम्हारे घर में भी कोई तुमसे नहीं करता हो जितना वो प्यार से बात करेंगे। ऐसा ही होता है जनरली। ठीक है, तो वो उन्हें सिखाया जाता है आउट ऑफ ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमसे कैसे बात करनी है। अब जब वो ट्रेनिंग दी गई है तो वो तुम्हें इवैल्यूएट करेंगे क्या तुम्हारे बिहेवियर में एक्चुअली में चेंज आया या नहीं आया। ठीक है, तुम एक बेसिक इंसान हो, तुम हो या मैं हूं, ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमें जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करेंगे, हमारा बिहेवियर मॉडलिंग होगा। तो जब ऐसा होगा तो उसके बाद हमारा बिहेवियर चेक करेंगे वो कि हम अपने जूनियर से कैसे बात करते हैं, हम अपने कस्टमर से कैसे बात करते हैं। कभी तुमने बीपीओ सर्विस वाले देखे होंगे,
एयरटेल की सिम ले लो मैम 5G, हाँ सुने, फ्री भेज देंगे हम, आपका पैक चेंज हो गया। आजकल वो इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करते हैं हमें कि आपका ना वो पैक के प्राइसेस बढ़ गए हैं आपसे सबके, तो ऐसा हम फोन काट देते हैं मुंह पर, हाँ चार्जेस बढ़ गया। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं बोलते सीधा फोन काट देते हैं, हेलो सुन रही, फोन काट देते, जैसे ही बोलती मैं एयरटेल से बोल रही हूँ, करते हैं। लेकिन उसको ये पता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, स्टिल शी विल कॉल यू बैक एंड शी विल बी पोलाइट टू यू। पहली बात तो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती है, बट जनरली ऐसा ही होता है, हम लोग डांट के कॉल रख देते हैं, क्यों कॉल करो, दोबारा मत करना कॉल, राइट। सो वो बिहेवियर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और सबके लिए इजीली हमें लगता है कि जो कॉल सेंटर में काम करता है वो बड़ा इजीली काम करता है, सबसे डिफिकल्ट काम है वो, सबसे पेशेंस वाला काम है। क्यों? क्योंकि मैं तो नहीं रह सकती, मुझसे तुम आके आराम से बात करो या मत करो, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन उसमें बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि अपने क्लाइंट से प्यार से बात करना। तुम में से कोई कर सकता है ऐसा? नहीं, लड़कियों को तो वैसे ही थोड़ा रहता है अग्रेशन वाला, हाँ। अच्छा, अगर सपोज तुमको ऑप्शन मिले कि तुमको क्या काम करना अभी के लिए, ऑब्वियसली इट विल चेंज जब तुम बीएमएस कर लोगे, क्या जॉब करना चाहते हो, लाइक व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? बड़ा शब्द हो गया, बट व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? जनरली एक होता ना, जैसे मैं तो कॉर्पोरेट में काम करना चाहती थी, कहां पे काम करना चाहती थी वो डिफाइंड नहीं था, बट कॉर्पोरेट में करना चाहती थी। हाँ, नथिंग, कुछ भी नहीं सोचा हुआ, सिर्फ बीएमएस कोर्स कर लेंगे बस हम। दुनिया घूमने, ये पता मेरा भी था, आई एम ओल्ड नाउ, बट ठीक है, ठीक है, दुनिया घूमनी है। मेरा, अगर मैं बताऊं मेरा ड्रीम पता क्या था, दुनिया घूमना जो था, माइंड वॉज कि आई लाइक चॉकलेट्स अ लॉट, तो वो चॉकलेट्स हर कंट्री की आई वांटेड टू ट्राई, और एवरी प्लेस, मतलब एक तरीके से बोल दुनिया घूमना है एंड आई वांट टू ट्राई दैट। अभी तक एक कभी शुरू नहीं किया मैंने, तो ठीक है, यू कैन गो फॉर इट, अच्छी सोच है, अगर ऐसे सोच रहे हो तो मे बी इन फ्यूचर। पर ये कॉर्पोरेट में तुमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो लोग टूर वगैरह पे भेजते रहते हैं, हमारी जॉब में तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ऐसा कुछ, ठीक है। फोर्थ है इसके अंदर रिजल्ट। अब आपने इवेल्युएट किया कि आपको लगा कि अच्छा बिहेवियर में थोड़ा चेंज आया है, मैंने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, अब आप चेक करोगे कि रिजल्ट क्या दे रहा है एक इंप्लॉय। आपने सिखाया, उसने कैसा रिएक्ट किया, उसने क्या रिजल्ट दिया, रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे की फॉर्म में। कंपनी का फायदा होते ही वो खुश हो जाएगा कि तुम्हें ट्रेनिंग देने का फायदा हुआ, वो पूरा पैसा वसूल करेगा तुमसे, इवन योर जितना भी तुम पे कॉस्ट लगाई है उसने पर पर्सन ट्रेनिंग की, और एक्स्ट्रा ही तुमसे लेगा, और जो भी एक्स्ट्रा तुम उसको बेनिफिट दोगे उसका थोड़ा सा परसेंटेज एज बोनस, एज एन इंक्रीमेंट वो तुमको प्रोवाइड कर देगा। ये चलो तुमने उसका करोड़ों में बेनिफिट होगा तो तुम्हारा लाखों में बेनिफिट करवा देगा, तुम उसका हजारों में बेनिफिट करवाओगे तो कुछ थोड़े बहुत पैसे तुम्हें भी मिल जाएंगे एज एन इंसेंटिव, ठीक। दैट इज हाउ दिस वर्क्स। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, हम ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करते ही क्यों हैं, रिक्वायरमेंट क्या है? पहला क्या लिखा हुआ है, चेक द कॉस्ट। सो टू चेक द कॉस्ट, हम ये इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमने टोटल खर्चा कितना लगाया है। हमने ट्रेनर को बुलाया पढ़ाने के लिए, उसका खर्चा, हम कुछ इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी तो होगी। हो सकता है कंपनी के पास कैमराज अवेलेबल ना हो अच्छे, तो उसको खरीदने पड़ेंगे, माइक खरीदना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा सिटिंग स्पेस नहीं है तो वो अरेंज करनी पड़ेगी, तो कभी कभी आपको जो रेंट पे लेते हैं हो सकता है रूम्स देने पड़े, तो उसका खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रिफ्रेशमेंट, कितने, मैंने थोड़ी बहुत चीजें बता दी, तो इससे ज्यादा होता होगा। पेन, पेपर, पेंसिल सब तुम्हें प्रोवाइड करना, तुम लिखो, कभी होता नहीं है, आधे बच्चे तो एग्जाम देने आते तो आधे बच्चे अपनी स्टेशनरी नहीं लेकर आते, ठीक है, एक दूसरे से पेन मांग रहे होते हैं, पेंसिल मांग रहे होते हैं, स्केल मांग रहे होते हैं, उनको पता है एग्जाम है उनका, लेकिन फिर भी नहीं लाते। तो सेम ट्रेनिंग में हो सकता है, तो जो स्टेशनरी का एक्सपेंस है, फैन, एसी, ये सब बेसिक कॉस्ट है, तो आपको पता लगेगा कि ट्रेनिंग जब आपने दी किसी को तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी। तो ये कंपनी बहुत पैसा खर्च करती है जब वो ये कॉस्ट प्रोवाइड करती है। अगर सॉफ्टवेयर सिखाना चाहती है तो सॉफ्टवेयर परचेज करेगी, सस्ता सॉफ्टवेयर नहीं आता कोई। अगर आप बेसिक खरीदना चाहते हो ना, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, सो देयर इज अ सॉफ्टवेयर फॉर डाटा एनालिसिस,
स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर है। आईबीएम के बारे में तुमने सुना होगा, कंपनी के बारे में सुना है? आईबीएम कंपनी के बारे में नाम सुना? वैसे नहीं है, इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी है वो, एक तरीके से कंसल्टेंसी सर्विसेज और ये देती है। उसका एक सॉफ्टवेयर है, इट इज ऑफ अराउंड $2500 फॉर अ मंथ। कितना मुश्किल है, कैसे खरीदोगे इसको? रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा एक इंडिविजुअल के लिए। तो कंपनी पर पर्सन को खरीदने को तैयार है अगर तुम ट्रेनिंग लेने को रेडी हो तो। सो ऑल ऑफ द कॉस्ट आर पार्ट ऑफ दिस। दूसरा, फीडबैक टू द ट्रेनर। हमको एक आइडिया मिलता है कि ट्रेनर क्या, हाँ देखो लेती तो है, लेकिन अगर तुम सीखोगे नहीं तो फिर क्या ही करेगी ना, उसका तो खर्चा हो ही रहा है, तुम सीखो या ना सीखो। जरूरी थोड़ी है कि जो ट्यूशन में सब पढ़ने जाते फीस तो सब देते हो ना, लेकिन कुछ लोग फिर भी फेल हो जाते हैं। ऐसा वाला भी तो होता है ना, क्योंकि सबकी लर्निंग सेम नहीं होती है ना। जैसे तुम लोग हो सकते हो, अब जैसे तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी हो सकता है ग्रास्पिंग पावर तेज हो, तुम जल्दी समझते हो चीजें। मैं आई एम स्लो लर्नर, मुझे टाइम लगता है। तुमको आधे घंटे में वो चीज समझ आ रही है, मुझे 1 घंटा लगेगा। क्योंकि मेरी आदत है, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस घूमते हैं उसको लेकर, ऐसे क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसे होता तो बेटर होता। घूम फिर के आना मुझे उसी के सोल्यूशन पर है, लेकिन क्योंकि दिमाग घूमता है तो आई हैव टू आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस। हो सकता है तुमको एक ही बारी में पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। सो सबकी लर्निंग अलग है, तो सिमिलरली कॉस्ट तो बियर कर ही रहा है ना वो। प्लस तुमको ट्रेनिंग देने के बाद वो वेट करेगा कि शायद तुमसे कुछ बेनिफिट मिले, और फिर हम में से कोई होगा जो सारा काम खराब कर देगा। तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो कॉस्ट का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट, आप ट्रेनर को फीडबैक दे सकते हो टू अंडरस्टैंड, उसको बताने के लिए कि इसमें क्या गलती है। ठीक, तुम लोग मुझे नहीं पता यहाँ पे फॉर्म्स फिल करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे तुम रेटिंग वगैरह करते हो ऑन डिफरेंट एप्स, करते हो ना कि जोमेटो पे जाकर ये कैफे अच्छा नहीं है, इसका खाना तुम नहीं करते हो तो कोई और करता होगा, जिसमें कमेंट्स लिखते हो तुम लोग कि अच्छा नहीं है, डोंट यूज इट, है ना, फीडबैक। एग्जैक्टली, तो तुम फीडबैक दे रहे हो आफ्टर यूजिंग दैट। तो एम्प्लॉय आपको फीडबैक दे सकता है कि ये ट्रेनर अच्छा नहीं था, किसी और को बुलाओ, हमें नहीं समझ आ रहा। अगर मेजरली ऐसा होगा तो उस ट्रेनर को नहीं बुलाया जाएगा, नेक्स्ट टाइम किसी और पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट, प्री ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। अच्छा, ये प्री ट्रेनिंग इवैल्यूएशन ट्रेनिंग देने से पहले करा जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है एज एन एम्प्लॉय, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कितने अच्छे एम्प्लॉय हो, कितने खराब एम्प्लॉय हो, उसको जज किया जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद रियलाइज किया जाता है कि आप में कितना चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, एफिशिएंसी, आपका वर्किंग पैटर्न कितना चेंज हुआ है, ये सब। ठीक, अच्छा, आउटपुट ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। पहला, आपको ट्रेनिंग मेथड का रियल वर्थ पता लगेगा कि कितना आपको बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, कितनी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। थर्ड, कॉस्ट बियर करने के बाद कितना रिटर्न मिल रहा है मुझे, मैंने इतना खर्चा किया तुम पे, तुम मुझे कितना रिटर्न दोगे, उसका मुझे एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन होगी तुमसे, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुमको यहाँ भेज रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एटलीस्ट पास ही हो रहे हो, है ना। अब तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा ना कि तुम क्या परफॉर्म कर दे रहे हो। पास तो तुम हो ही रहे हो, कहीं फेल तो नहीं हो रहे हो। सो योर एक्चुअल परफॉर्मेंस और योर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दोनों ही अलग अलग होंगी। आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि तुम बीएमएस करोगे और तुम्हारी जॉब इमीडिएटली लग जाएगी, बेसिक एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज उनको इतना नॉलेज नहीं होगा जो तुम हो। तुमको शायद ज्यादा नॉलेज होगा इस टाइम पर कि बीएमएस करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, जॉब इमीडिएटली नहीं लगेगी या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ का ऐसा होता है ना कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पढ़ रहे हैं, ड्यू से पढ़ रहे हैं, सो देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब, ऐसा ही होता है। बट वो तो अब आपको पता ही है फिर कैसा होता है। एग्जैक्टली, यू नो द सिनेरियो एज सच, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी उसको पता है जिसका एडमिशन हुआ है यहाँ पर। ठीक, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट हाँ, दैट्स द ग्राउंड रियलिटी ना। एक्चुअली में तो तुम्हें पता होगा कि क्या हुआ है आसपास, की तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, या सेंट्रल आपको क्या बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुम्हें ऑप्शन दे रही है, या तुम्हारा ये कॉलेज स्पेसिफिकली तुम्हें ऑप्शन दे रहा है। ठीक,
अच्छा, ये तो सेम ही चीज बार बार मेंशन्ड है, तो मैं अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग योर ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। पहला पहला मेथड है 360 डिग्री अप्रेजल फीडबैक प्रोसेस। सो 360 डिग्री अगर तुम देखते हो तो एक सर्कल 360 डिग्री होता है ना, एंगल्स पड़े होंगे। सो 360 डिग्री का मतलब आप एम्प्लॉय के आसपास लोगों से पूछ रहे हो कि वो कैसा एम्प्लॉय है। एग्जाम्पल, आजकल तुम अगर नोटिस करोगे, कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो, कुछ भी करते हो, जो भी अटेंडेंट तुमको मिलता है, सेल्स पर्सन है या कुछ है, तो वो कहता है कि अच्छा मैम, मैंने ना आपको एक फीडबैक भेजा है, तो आप प्लीज उस पर बता दो 1 to 10 में आपको कैसी सर्विस मिली है हमारी तरफ से। जो अटेंडेंट ने तुमको रीच आउट किया है, जितने तुम्हें सेल करी है चीज, वो तुमसे पूछेगा मेरे बारे में बता दो उनको कि मैं कैसा कर रहा हूँ। राइट, इट्स अ बिग थिंग। क्यों? क्योंकि आप लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा एम्प्लॉय कैसा है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा था, क्या वो अच्छे से बिहेव कर रहा था या इम्पोलाइट था। तभी तुम आजकल नोटिस करोगे, आप कैफेज में जाओगे, शॉपिंग करने जाओगे, तो वो और प्यार से बात करने लग गए हैं। अब वो खुद से हेल्प करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब रिकॉर्ड होता है कि तुम कैसे इंप्लॉय हो। 360 डिग्री के अंदर एम्प्लॉय के आसपास ये सबको मेजर करोगे। तुम्हारे जितने भी पीयर्स हैं, आसपास के लोग हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, उनसे। दूसरा, तुम्हारे सबॉर्डिनेट, सपोज तुम सीनियर हो तो तुम्हारे अंडर जो लोग काम करते हैं उनको कैसा लगता है तुम्हारे अंडर काम करके। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल एक स्कूल की, तो प्रिंसिपल जितने भी टीचर्स हैं उनसे पूछा जाएगा कि वो प्रिंसिपल कैसी है। राइट, क्या वो अच्छे से काम कर रही है, क्या तुम्हें एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा, तुमसे एक्स्ट्रा काम तो नहीं करवाया जा रहा, उस तरीके से। ऑल योर सप्लायर्स, मतलब आपके जितने भी क्लाइंट है, कैसे डील करते हो तुम जब भी तुम्हें कोई भी कॉल आती है तो वो प्री रिकॉर्डेड होती है या वो पहले से रिकॉर्ड हो रही होती है, तो इसलिए वो तुमसे बदतमीजी से कभी भी बात नहीं करेंगे, तुम कैसे भी करो बात, ठीक है, एज अ कस्टमर। उसके बाद जितने भी तुम्हारे कस्टमर होंगे वो क्या तुम्हारे बारे में सोचते हैं, वो सब। योर लाइन मैनेजर्स, योर डायरेक्ट, अच्छा, डायरेक्ट रिपोर्ट्स एंड ऑल योर टीम मेंबर्स, जितने भी आपकी टीम मेंबर्स हैं उनसे कंफर्म किया जाता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। ये मेथड मेजरली, ये जो मेथड है ये यूजुअली काफी थ्योरी बेस्ड मेथड है। सो इसके अंदर सिर्फ इतना ही होता है कि कंसेप्चुअल थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है कि एम्प्लॉय की क्वालिटेटिव क्या, क्वालिटीज क्या क्या है, वो सब तुम्हें थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। उसके अलावा एक्चुअल इंफॉर्मेशन इतनी पता नहीं लगती है, बट कंपनी जिसे यूज कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल, अगर फिर से एग्जाम्पल दो स्कूल का, तो पीटीएम में सिर्फ तुम्हारी क्लास टीचर नहीं होती थी, देयर वाज एन ऑप्शन कि तुम बाकी टीचर से जाके भी मिल सकते थे, सब्जेक्ट टीचर। सो दैट इज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स, क्योंकि उनको ऑप्शन मिला है, तो वो जानबूझकर पूछने जाएंगे भी हर सब्जेक्ट टीचर से कि हमारा बच्चा कैसा है। ठीक, तो उन सबसे अलग अलग फीडबैक मिलता है। देन योर पेरेंट्स तुमको मॉडल करते हैं कि तुम अब कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे बिहेव करोगे कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। नेक्स्ट इवैल्यूएशन मेथड है, आ रहा है इसको, ठीक है, नाम ही ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट मेथड है किरपैट्रिक टैक्सोनॉमी, हाँ, टैक्सोनॉमी मॉडल। सो इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, ये सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है अगर आपको इवैल्यूएट करनी है किसी की ट्रेनिंग को, ठीक है, ये वो कैसा परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो देयर आर 4 लेवल्स। पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल इज योर रिएक्शन, कि जो एम्प्लॉय है उसके लिए क्या वो एनवायरमेंट सूटेबल था ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक। दूसरा है लेवल 2, योर नॉलेज, क्या उन्होंने उस एनवायरमेंट के अंदर जहां पे ट्रेनिंग दी गई उन्होंने क्या सीखा, what was their learning या क्या नॉलेज उन्होंने गेन करी। थर्ड इज योर केसेस बीइंग यूज्ड ऑन द जॉब, केएसए इज ऑल योर स्किल्स एबिलिटीज एंड के, मैं आई फॉरगॉटन, तुम्हें याद है केएसए क्या था? करेक्ट, नॉलेज में भूल गई थी, स्किल्स एंड एबिलिटी मैंने बोल दिया था। सो केएसए इज ऑल योर, जितनी भी तुम्हारी नॉलेज है या स्किल्स है, एबिलिटीज है, क्या तुम अपनी जॉब पर उसको लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। एंड द फोर्थ लेवल इज योर रिजल्ट, क्या ये ट्रेनिंग देना वर्थ था या नहीं था, या इसे अवॉइड किया जा सकता था, ठीक।
सो आई थिंक ये तो हमने कर ही लिया है ऑलरेडी. सो योर रिएक्शन, सर्वेस प्रोवाइड किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय का क्या रिएक्शन था उस ट्रेनिंग के ऊपर. उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या लर्निंग करी, उन्होंने क्या सीखा उससे. लास्ट इज योर बिहेवियर. उसके बाद जॉब के ऊपर जो आपने सीख लिया है तो जॉब के अंदर आप कैसा बिहेव कर रहे हो और कैसा परफॉर्म कर रहे हो. एंड लास्ट इज योर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स, क्या क्या रिजल्ट्स हैं. नेक्स्ट मेथड है फिलिप्स आरओआई मॉडल. सो आरओआई इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इफ यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग या तुम कोई कॉस्ट बियर कर रहे हो तो उससे तुम्हें रिटर्न कितना मिल रहा है. इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस मॉडल. जो पिछला मॉडल पढ़ा उससे काफी हद तक सिमिलर है बट रिजल्ट अच्छा देता है. सो पहला है आप प्री टेस्टिंग डाटा, प्री ट्रेनिंग डाटा लोगे, मतलब ट्रेनिंग से पहले, देने से पहले एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस को जज करोगे, उसके बिहेवियर को चेक करोगे. सेकंड विल बी योर टू कलेक्ट पोस्ट ट्रेनिंग डाटा. उसके बाद आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे और पोस्ट ट्रेनिंग डाटा कलेक्ट करोगे. आफ्टर दैट उसके बाद तुम चेक करोगे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं आप एम्प्लॉय के ऊपर. ये जो क्वालिटेटिव डाटा है, जो भी आपने ट्रेनिंग दिया उसको हम क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि एग्जैक्टली क्या रिटर्न मिल रहा है मुझे तुम्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का. सो इसका सिंपल आरओआई का जो उन्होंने परसेंटेज फॉर्मूला निकाला है, दैट इज योर नेट प्रोग्राम बेनिफिट डिवाइडेड बाय योर प्रोग्राम कॉस्ट. जब कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि इतना बेनिफिट उसको होगा अगर वो तुम्हें ट्रेनिंग देगी, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100. तो अगर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है कि तुम्हारा जो रेशियो है वो अच्छा है तो कंपनी आगे कंटिन्यू कर सकती है तुम्हें और ट्रेनिंग देना, और अगर नहीं आ रहा है तो वो अपना जो ट्रेनिंग का तरीका है वो बदल देगी. ठीक है, ऐसे ऐसा लग रहा है सो जाओगे थोड़ी देर में. दिस इज योर थर्ड लास्ट क्लास होती है ना ये, तभी ऐसे हो जाते हो तुम लोग. हाँ, मैं पढ़ा के फिर, अब तो आदत हो गई है, ये तो कुछ भी नहीं. मैंने यहाँ ना एक रिविजन क्लास होती है, इसमें नहीं होती, ऑनलाइन में होती है. उसमें आपको 8 घंटे पढ़ाना होता है कॉन्टिन्यूसली. बीच में ब्रेक लेना तो आप ले सकते हो, अदरवाइज कॉन्टिन्यूसली पढ़ाना है फ्रॉम योर यूनिट. हाँ, वो एक्चुअली मॉक हो गया ना, पूरा सिलेबस 8 घंटे में कंप्लीट करना होता है. तो इमेजिन करो उसमें 8 घंटे कैसे बोले, उसके बाद तो आपका आवाज बंद है. तो ट्रेनिंग हमें इसी लेवल की दी गई है कि हम बोल सके. हमारा पर्पस ही है ना 2 घंटे बोलना. आज थोड़ा दिन ना, अगर मैं जनरली दिनों से थोड़ा वो है, लेजी है, सो इसका टाइम नहीं निकल रहा है. जैसे इट्स स्टिल 3:30, मैंने रियलाइज किया तो अच्छा भी तो 1 घंटा और है. यूजुअली ऐसा नहीं होता, यूजुअली टाइम निकल जाता है जल्दी, बट देयर आर डेज, और प्लस फेस्टिविटीज वाला थोड़ा ऐसा है ना, तो उसमें यू ऑल्सो फील बोरिंग कि अच्छा पढ़ना पड़ रहा है. वैसे तुम, मुझे पता है कि तुम घर से क्यों आए हो, तुमको काम ना करना पड़े घर पर. आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मैं भी यही कर आई हूँ. हाँ, यही ट्रेनिंग का यूज किया. मैंने ये बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नहीं मुझे जाना है. सो आई थिंक वही तुम भी कर आए हो, है ना. यहाँ जितने बच्चे आए हो इसी पर्पज. दिवाली सफाई हो रही है, तुम फिर घर छोड़ कर आए, तुम्हें काम करना पड़ेगा. मुझे पता है ये जितने कैंटीन में बच्चे बैठे हैं वही कर रहे हैं. वो घर छोड़कर ही इसीलिए आए हैं कि मम्मा काम दे देगी, हम नहीं करना चाहते, है ना. कोई बात नहीं, इट्स ओके, देयर आर डेज. अच्छा, नेक्स्ट है पोस्टमैन्स 5 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन. सो देयर आर 5 नहीं है, एक्चुअली 6 है. उसमें 5 लिखा हुआ है बट इट हैज बीन चेंज्ड. सो देयर आर 6 लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन. क्यों नहीं रहा है, ठीक है. सो देयर आर 6 लेवल्स. फर्स्ट लेवल इज सेटिस्फैक्शन.
सेटिस्फैक्शन में आप ये चेक करते हो कि एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है विद द ट्रेनिंग। ठीक है, क्या एम्प्लॉय खुश है, नहीं है, क्या वो दोबारा ट्रेनिंग लेना चाहता है या नहीं। अगर उससे एक्चुअली में पूछोगे तो वो ट्रेनिंग कभी नहीं लेना चाहता है, लेकिन अगर उससे जबरदस्ती पूछोगे तो वो बोलेगा कि हाँ मैं दोबारा ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। सेकेंड है लेवल 2, चेंजेस इन नॉलेज। आपकी नॉलेज में कितना चेंज आया। अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। तुम लोग कॉलेज आते हो, तुमको डिफरेंस पता लगता होगा टीचर्स के बीच में, अच्छी है नहीं है ना, ऐसा होता है ना। ज्यादातर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो फिर भी तुम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हो। थ्योरी में तो मैं खुद कहती हूँ कि बोरिंग सब्जेक्ट है, अगर ये मुझे बोरिंग लग रहा है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली बोरिंग लगेगा, मैं कुछ भी बोलूंगी। हाँ, तुम उसमें डिस्टिंग्विश कर लेते हो कि अच्छी है कि नहीं है ना। अब तो तुम्हारा अटेंडेंस मार्क्स डिपेंड नहीं करता, तुम इजीली डिस्टिंग्विश कर लेते हो कि अच्छा है खराब है ना। सो आपकी नॉलेज में चेंज कब आएगा, जब तुम्हें समझ आएगा। अगर समझ ही नहीं आएगा तो देयर इज नो पॉइंट। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग सर्टेन, आई वुड नॉट से टीचर्स, जब मैं पढ़ रही थी तब मेरा थोड़ा जो मैंने नोटिस किया, वो क्या करते थे, तब पीपीटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। सो देयर वाज दिस वन टीचर, वो क्या करती थी, वो क्लास में आती थी तो हमें ना वो लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाती, तुमने पढ़ा होगा अगर, या पढ़ोगे आगे जाके, बिजनेस लॉ पढ़ाती थी वो हमें। ठीक है, बीकॉम में है। हाँ, तो हो भी सकता तुम्हारे इसमें नहीं है, इसमें अब वही की बात है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लॉ है तो वही सिमिलर है। सो शी यूज्ड टू टीच अस बिजनेस लॉ। ठीक है, अब वो मेरे को पढ़ा रही है, हम सब बैठे हैं, तो वो क्या करती थी, हमको ना लिखवाती थी। ठीक है, तो वो क्या करी, बुक खोल के बैठे, हमें लग रहा है कि यार क्या पता पॉइंटर्स लिखवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना। आपके दिमाग में ये आता है कि कुछ लिखवा रहा है तो वो ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में लिखवा रहा हो, तो मुझे पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैं उन पॉइंटर्स, हम तो सब ऐसे ही थे कि पॉइंटर्स पढ़ो और पेपर दे आओ, बस ऐसा पास होना वाला है। हमें बाद में पता लगा कि वो बुक में से एग्जैक्टली सेम ही हमें कॉपी करा रही थी, पूरा चैप्टर। वी डिडंट रियलाइज। ठीक है, और हमें समझ भी आ रहा था सब पॉइंट, हम समझ भी पा रहे थे और हम लिख भी रहे थे। ठीक, वो उसका तरीका था। आज के बच्चों को अगर मैं ऐसा बोलूंगी, पहले तो वो लिखेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि उनको अब तुम्हें बता ही दिया कि वो कैसे लिखवाया जाता है। दूसरा, तुम आजकल ऐसे हो कि तुमको अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दो तो तुम समझना नहीं चाहते हो। यू वॉन्ट दैट वन टू वन इंटरेक्शन। अगर वो नहीं हो रहा है तो तुम्हें थोड़ी देर बाद नींद आने लग जाएगी। वो तो ये भी सो गई थी अभी थोड़ी देर बाद, है ना, इसके आगे बंद हो गई, इसको देख के मुझको नींद आने लग गई। हाँ, तो ऐसा बहुत कॉमन चीज है। ठीक, अभी तो तुम 3 लोग बैठे में इंटरेक्ट कर पा रहे हो। इमेजिन करो मेरी क्लास में एक टाइम पे 80 स्टूडेंट्स होते हैं, सो मेरे को 80 बच्चों का, अप्रोक्सीमेटली 80% बच्चों का मुझे अटेंशन लेना पड़ता है। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो एक ट्रेनर के लिए उतना ही डिफिकल्ट है तुम्हारा अटेंशन लेना। और ट्रेनर अगर 80% लोगों का अटेंशन नहीं लेगा तो वो सीख नहीं पाओगे एज एन एम्प्लॉय तुम। और मैं क्योंकि फिर तुमको कंपनी दोबारा बुलाएगी नहीं, बोलेगी तुम्हारे सिखाने से कुछ सीखा तो है नहीं मेरा एम्प्लॉय। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेवल 2 में मुझे पता लगे कि जो ट्रेनर है, जो वो सिखा रहा है, क्या एम्प्लॉयज को समझ आया और क्या उसके नॉलेज में थोड़ा सा भी इंक्रीज आया। एबीसीडी से क्या उसने ई लेटर लिखना सीखा या नहीं सीखा, कि मेरा नुकसान ही करवाया है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू जज योर लेवल 2। थर्ड इज ट्रांसफर या चेंज इन प्रैक्टिस। एग्जाम्पल अभी मैंने तुमको दे दिया, मेरी टीचर लिखवाती थी, तुम्हारे केस में पीपीटीज आ गई है। तुम लोगों नोट्स मांगते तो क्या बोलते, पीपीटी फॉरवर्ड कर दो, हम देख लेंगे। तुमको ऑडियो विजुअल ऑप्शंस हैं, आजकल पॉडकास्ट की फॉर्म में लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, तो तुम वो सुनते हो तो तुमको समझ आ जाती है चीजें। यूट्यूब वीडियोस है, पहले ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। नाउ ये 2x वाला नहीं, मुझे लगता था कि ये करते हैं। माय ब्रदर इज ऐसा ना कि वो ना बीटेक की पढ़ाई, उसका ऑलमोस्ट लास्ट का ही चल रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो चलाएगा, तो देयर इज सम उनकी कैलकुलेशंस होते हैं। बीटेक वालों को तो अलग ही चल रहा होता है ना, कैलकुलेशन होगा, 2x में वीडियो चल रही है। मतलब मेरे कान में तो मुझे तो नहीं समझ आ रही है, तो वो 2x में उसको सब समझ आ रहा है, इंक्लूडिंग द फॉर्मूला एंड द सोल्यूशन। तो तुम लोग की जनरेशन में थोड़ी अलग लेवल पे फास्ट पेस पर है। मतलब वो चीज मुझे तो नहीं समझ आती है, बट तुम्हें, अगर तुम 2x में भी नोट खुद ही बोल दिया तो 2x में तुमको जल्दी समझ आएगी वो चीज, है ना। सुनते हुए यूट्यूब पे 10 मिनट की वीडियो, हाँ, अब
बाकी वो 2x में समझ आती है, वन नॉर्मल वाले को तो तुमको स्लो लगता होगा, है ना। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो जो प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का तरीका चेंज करना पड़ता है विद टाइम। मैं तुमको आज लिखवाना शुरू कर दूं, तुम नहीं समझोगे, तुम्हें यूट्यूब वीडियो से ज्यादा बेटर समझ पाओगे, और उसको भी 2x पे चलाकर, नॉर्मली समझ आएगा तुम्हें। ठीक, उसमें भी वो लोग तुमको ऑडियो विजुअल कुछ प्रोवाइड करेंगे तो तुमको समझ आएगा अच्छे से। फिर तुमको कट वीडियो नहीं चाहिए, तुमको 7 मिनट्स की वीडियो चाहिए, 2 मिनट की दे दो, समझा दो। वो दोबारा जिस बंदे ने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है, पूरी बुक लिख दी है, उसको पहले 10 मिनट में पूरी समरी दे दो बुक की, मैं पेपर के लिए तैयार हो जाऊं, बस वन शॉट खत्म। लेकिन ये ना, इवन माय ब्रदर इज डूइंग, तो उसको होता है ये कितना अच्छा इंसान है, इसने ना 2 मिनट में नहीं 5 मिनट में पूरे चैप्टर की समरी दे दी है, तो बस वो उसी को सुनता है, उसका पेपर रेडी है। और मैं हम लोग बुक्स पढ़ते थे, तुम्हारी जनरेशन भी ऐसी है, 5 10 मिनट की वीडियो दे दो एक चैप्टर को लेके, हम सब समझ जाएंगे। हमको नहीं 2 घंटे में बोलो, पॉइंटर्स बताओ, पॉइंटर्स, है ना, ऐसे ही है, राइट। सो प्रैक्टिस में चेंज आ जाता है इमीडिएटली। नेक्स्ट है लेवल 4, ऑल योर चेंज इन रिजल्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिजल्ट मिल रहा है तुम्हारी प्रैक्टिस में चेंज करने के बाद। तुम्हारे केस में ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तुम यूट्यूब का बेनिफिट करवाते हो व्यूज देकर। बंद हो गया, ठीक है। तो अगर तुम्हारी बात करी जाए, उनको व्यूज देते हो तुम लोग को पीपीटी मिल जाएंगी, पूरी बुक, पूरी 100 पेजेस में 10 पीपीटीज में तुमको 10 स्लाइड्स में मिल जाएगा, तुम खुश हो, तो वो तुम डाउनलोड कर लोगे कहीं ना कहीं से। आजकल तो बहुत ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे स्लाइड शेयर की वीडियोस क्या कहते हैं, पीपीटीज होती है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो डिफरेंट वेज। तो तुमको हर चीज का शॉर्टकट अवेलेबल है। वो शॉर्टकट तो नहीं है एक तरीके से, इसमें मेहनत तो लगी रही है ढूंढने में, बट तुमको अच्छा क्वालिटी डाटा मिल जाता है। सो नाउ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। आपने अपनी प्रैक्टिस में चेंज किया सिखाने का, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय क्या सीख रहा है। तो हमारा पर्पस तो यही है ना, मैंने तुम पे पैसा खर्च किया है, तो तुम मेरे को रिटर्न तो दोगे। सो वो रिटर्न मुझे कैसे मिल रहा है, दैट इज योर लेवल 4। लेवल 5 इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मैंने तुम पे जितना भी कॉस्ट बियर किया है, उसका कितना रिटर्न मिला मुझे तुमसे। ठीक, एग्जाम्पल, तुमको यूट्यूब फ्री में एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी तुमसे एक्सपेक्टेशन है ना कि तुम उसकी एड को देखोगे। यूट्यूब भी तो कहीं से पैसा कमाएगा, है ना, राइट। अब तो आजकल वो स्किप एड के ऑप्शन भी बहुत कम आता है यूट्यूब पे, तुमने अगर नोटिस किया होगा। जब स्किप एड का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो तुमको वो 40 सेकंड की एड देखनी ही पड़ेगी। तो एड देखोगे तभी तो यूट्यूब पैसा कमाएगा उससे। तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि तुम उसको भी इन्वेस्टमेंट कुछ बेनिफिट दो, अगर वो तुमको एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा है पढ़ाई की। ठीक, सो कंपनी भी ऐसा ही करती है। कंपनी ये बोल रही है कि मैं तुम पे पैसा खर्च कर रही हूं, तो मुझे तुम रिटर्न दो। कैसे दोगे, काम करके। नहीं करोगे तो जाके कहीं और काम कर लो, ऐसा ही होगा। ठीक, जैसे तुम यूट्यूब पे स्किप भी नहीं कर पाते, तुम 1 मिनट की एड भी देख लोगे, लेकिन तुमको पता है कि वो वीडियो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे बेनिफिट होगा, तो तुम वेट करोगे। कुछ ऐसे लोग हैं आजकल यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करने लगा है, यूट्यूब पे ही जनरली सब्सक्रिप्शन आ गई है कि 1 महीने की लोगों का एड फ्री हो जाएगा, या जो भी है उनका कॉन्सेप्ट। तो लोग वो भी ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ये इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज सच कुछ क्या बोलते हैं, नॉट सोसाइटी एज सच, बट ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी में उनके कल्चर में तुम क्या बेनिफिट दे रहे हो, वो उसमें काउंट होगा। तुमको ट्रेनिंग देने से, तुम अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में होटल में काम कर रहे हो, जाके कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई अटेंडेंट है, उनको जो भी सिखाया जा रहा है इन जनरल को सोसाइटी में दिखना चाहिए। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट जो भी होगी या जो भी तुमको ग्रीट कर रहे हैं वहां पर, किसी भी तरीके से तुमको दिखना चाहिए कस्टमर को कि ये मुझे हॉस्पिटैलिटी, जिसको हम कहते हैं ना कि मुझे हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, मतलब उनका तरीका, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, मैं भूल गई वर्ड, खातिरदारी बोलते हैं ना, खातिरदारी बहुत अच्छी करी है उन्होंने हमारी, है ना। शादी होती है हमें घर में, कोई सबसे पहले यही बात होती है कि खातिरदारी कितनी अच्छी थी, कितने बड़े होटल में हमको ठहराया था, बड़े लोग ऐसे बातें करते हैं, है ना। सो दैट इज पार्ट ऑफ योर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी।
मेरे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने से मेरी इमेज कैसी बन रही है बाहर मार्केट के अंदर। मैं तो चाहूंगी ना एज अ प्रोडक्ट मेरी इमेज बहुत अच्छी बने या एज अ ब्रांड, तभी तो तुम बार बार आओगे। अब जैसे 5 स्टार होटल्स है, किसको क्या पता था कि वो क्या है, लेकिन क्योंकि वो सर्विसेज इतनी अच्छी देते हैं वहां के एम्प्लॉयज, हम माला वाला डालते हैं, तुम्हारे भी जितने बड़े होटल में जाओगे उतनी हॉस्पिटैलिटी खातिरदारी बढ़ती जाती है। एंटर करते ही तुम्हारी फूलों से स्वागत पूजा करते हैं वो, है ना। सब डिपेंड करता है आप किस होटल में जा रहे हो। सोसाइटी को दिख रहा है तो तुम बार बार किसी और को रेकमेंड भी करोगे कि यहीं पर आओ, यहाँ के एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं। एम्प्लॉयज अच्छे कैसे बने हैं? ट्रेनिंग से बने हैं, उनको नहीं पता था कि तुम्हारे साथ कैसा रहना है। ठीक। ये जो हम मेथड पढ़ रहे थे इसके अंदर देयर आर लेवल्स एंड कंसिडरेशन ऑफ दिस मेथड आर एज बिलो। पहला है इनपुट, क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे हो टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग, क्या क्या लर्निंग मेथड्स यूज करे जा रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, दैट इज पार्ट ऑफ योर इनपुट। सेकेंड है प्रोसेस, लर्निंग की डिलीवरी कैसे करी जा रही है, तुमको रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, ऑडियो विजुअली प्रोवाइड किया जा रहा है, पीपीटी दी जा रही है, वीडियो नोट्स दिए जा रहे हैं, लेक्चर देने के लिए किसी को बुला रखा है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। नेक्स्ट है माइक्रो लेवल रिजल्ट्स। हाँ, नेक्स्ट वीक छुट्टी होगी, मुझसे पूछ रहे हो बता रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, होनी तो चाहिए, बाकी कुछ पता नहीं है। इट इज जियो, भी कुछ भी हो सकता है। वो हर एक ऑफ का यूटिलाइजेशन करते हैं, मे बी ऑफ हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। जनरली होता है, इट्स नॉट अ नेशनल हॉलीडे ना। नेशनल हॉलीडे है नहीं, हाँ तो फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रक्षाबंधन को ऑफ मिलता है ना। भाई दूज का तो आई थिंक कभी भी ऑफ नहीं होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट यहाँ पे कैसे चलता है। तुम्हारे पास कैलेंडर होगा आई थिंक, उसमें आ रहा होगा कुछ है ड्यू का कैलेंडर। कोई कैलेंडर नहीं है, अब वो भी नहीं आता, तुमको कैसे मिलता फिर टाइम टेबल? यही आके पता लगता है, वो तुम्हें बोल देते हैं किस दिन आ जाओ। तुम्हें विश नहीं कहता संडे आ जाते हो। ठीक है, ये भी ठीक है, तब यही ऑप्शन है तो फिर ठीक है। अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है तुम्हारा, बुरा जा रहा है क्यों? हाँ, बट तुम्हारी वैसे स्ट्रेंथ तो काफी होगी अगर आज तक तुम। अच्छा, तुम बीएमएस का फर्स्ट बैच हो, तो फिर भी स्टूडेंट्स तो काफी होंगे टोटल, अगर देखा जाए सेक्शन ना भी डिवाइड करें। 200 में से डेली 3 बच्चे आते हैं, इमेजिन करो। मतलब डेली नहीं, एवरी वीकेंड ऑलमोस्ट। तो तुम्हारी अटेंडेंस तो कंपलसरी नहीं है ना, तभी नहीं है ना। कोई बात नहीं। ओश ओ
इट्स लाइक ग्रुप, अच्छा तुम्हारा वैसे ग्रुप बनाता है। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर अभी आई वाज जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन, वो एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे फुल है। मैंने वो धीरे धीरे उनको पता लगेगा तो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। और मे बी उनको कुछ और होगा बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर सम प्रेजेंटेशन, या तो असाइनमेंट कुछ होगा उनका। वो आते हैं ना, उनका थोड़ा कोर्स ऐसा हो जाता है। कोई आने दो, तुम एमबीए कर लेना यहाँ से, तुम यहाँ पे आ जाना। कहते नहीं, और नहीं हो रहा हमसे। बट आंट यू डूइंग, कुछ और नहीं कर रहे हो मतलब विद दिस की यही करना है, सिर्फ कुछ सोचा है और ऐसा? तो सर्टिफिकेशन कोर्स था वो, डिप्लोमा, इसके साथ ही करा होगा साइड बाय साइड। वो तो अभी तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए ना, अगर डिप्लोमा भी कर रखा है। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो वो तो इशू, देखो ये तो तुमको मानना पड़ेगा, यू नेवर गेट अ जॉब अराउंड योर प्लेस। ये जनरल सजेशन ले लो, बट ये दिस इज गोइंग टू बी देयर। और अगर क्योंकि तुमको एक्सपीरियंस चाहिए तो तुम इतना क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हमको यही लोकेशन चाहिए, समझ रहे हो? मतलब फॉर यू टू गेट एक्सपीरियंस आपको वो ट्रैवल करना पड़ेगा। समबडी, इधर आई एम फ्रॉम इसास, इधर से हूँ, बट मुझे जाना पड़ता है फरीदाबाद या समवेयर एल्स, सो इट्स लाइक 2 आवर्स का ड्राइव, या 2 आवर्स किसी भी जा रहे हो, आप मेट्रो से जा रहे हो, कोई भी व्हीकल ले रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, 2 घंटे नॉर्मल है। सो इतना तो आप मान के चलो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि 2 घंटा आपको कहीं ना कहीं कैसे भी जा रहे हो आपको बियर करना पड़ेगा। बिकॉज आसपास टाइम लगेगा, मिलती है बट इतना टाइम है नहीं ना वेट करने के लिए। कैसे क्या मतलब क्या वो रहोगे, घर बैठे रहोगे तो सोचते रहोगे। सो बी प्रिपेयर्ड। मुझे भी लगता है इतनी दूर नहीं जा सकते हो, बट जाना पड़ता है बिकॉज यू नीड एक्सपीरियंस, दे डोंट अच्छा तुम्हारे लोकेशन में काउंटी नहीं, वो कहते होंगे दूर। ये भी तो प्रॉब्लम हो गया, उनकी भी प्रेफरेंस हो गया। बट वो जो जॉब था इट वाज लाइक ऑफिस का जॉब की वर्क फ्रॉम होम वाला था। हाँ तभी नहीं कर रहे ना, हाँ वो लोग भी नहीं करते बिकॉज देन देयर इज अ चांस कि तुम आओ नहीं, तो टाइम पे भी नहीं आ पाओगे। प्लस एम्प्लॉइज केस में थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि तुम एक्सक्यूज दे सकते हो, एवरी टाइम यू हैव एन एक्सक्यूज कि तुम लेट हो रहे हो। सो दैट इज वन थिंग, ठीक है, मतलब उस पर तुम नहीं कुछ क्वेश्चन कर सकते, वो भी गलत नहीं है अपने पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसे लोग करते हैं, तुम नहीं करते हो कोई तो करता होगा। सो हाँ, बट अगर वैसे अगर सपोज, चलो इससे मुझे क्वेश्चन भी आया दिमाग में। सो अगर तुमको ऑप्शन दिया जाए, जैसा मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या कोर्स कर रहे हो या क्या तुम लर्निंग लेना चाहते हो, तो तुम क्या चाहोगे? ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ो, जेंटली तुम क्या ऐसी चीज चाहते हो कि तुम्हारे में होनी चाहिए, या जिसकी तुम ट्रेनिंग लेना चाहो या लर्निंग करना चाहो, ट्रेनिंग भी बड़ा ही वर्ड हो गया, नॉलेज गेन करना चाहो, ऐसी क्या चीज हो सकती है तुम्हें लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की जनरेशन के लिए या आज के काम के उसके हिसाब से? डाटा साइंस, ये ना काफी बच्चों ने मुझे बोला है। इससे पहले की जो क्लास थी ना, लास्ट तुम नहीं थे शायद, लास्ट टू लास्ट थी, मैंने कौन थे, तुम नहीं थे, कोई और बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने ये चीज बोली कि डाटा साइंस वगैरह काफी पता होना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है तुमको कि सुन लिया ऐसा? हम्म, एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि आजकल डाटा काफी क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटी वाला कम है। ये तो ये बोल रहे हैं कि देखो, बट जनरली अगर क्वांटिटी बेस्ड डाटा होगा तो उसको एनालाइज करना, स्पेसिफिकली आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए कि कैसे चलाते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज में वही यूज करते हैं। तुमने देखा होगा बहुत लोग कोर्सेज भी देते हैं कि शॉर्टकट्स कैसे यूज करने हैं उसमें अलग अलग, वो हमें नहीं आते हैं, हमको सिर्फ सम एवरेज करना आता है लिख कर उस पर। तो उसमें बहुत तरीके से बहुत कुछ होता है, मुझे भी नहीं पता था ऐसी चीजें होती हैं। वो तो थ्रू वीडियोस या आसपास लोगों से पता लगता है कि एग्जिस्ट करता है। और कुछ ऐसा जो तुम्हें लगता हो कि इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, अगर ऑर्गेनाइजेशन सिखाए तो ठीक, वरना अगर हमें खुद को होना चाहिए तो हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट। तो ये हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए टू बी सक्सेसफुल। कम्युनिकेशन स्किल्स पक्का बहुत अच्छी होनी चाहिए।
फर्क पड़ता है क्या तुम्हें लगता है जॉब वगैरह? सेल्स मार्केटिंग में तो सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर को कन्विंस करना, उसके लिए तो तुम्हारी स्किल्स ही अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन। इतने अच्छे से तुम अच्छे से बेवकूफ बना पाओगे कस्टमर वो परचेज कर ले, तो ये स्किल है जो तुमको बेवकूफ बना पा रहा है। ठीक है, बेवकूफ नहीं तो चलो कन्विंस कर पा रहा है, तो अगर वो कन्विंस कर पा रहा है तो उसमें वो स्किल है कम्युनिकेट करने की, जो जनरली आजकल लोग करते हैं। पहले तो आजकल इतना नहीं होता है, बट पहले तो ट्रेनिंग तक दी जाती थी कि कैसे बात करनी है, जिसे आजकल सेल्स वुमेन और ये सब अलाउ नहीं करते हैं, मतलब सोसाइटीज में या कॉलोनीज में अलाउ नहीं करते। पहले तो अलाउड होता था, पहले तो वो डोर टू डोर सेलिंग ही करते थे। तो देयर वर सिचुएशंस कि वो जैसे साबुन बेचने आए हैं, सर्फ बेचने आए हैं, है ना, तो वो आकर साथ में बाल्टी और कपड़ा लेकर आते थे तुम्हें दिखाने के लिए कि कैसे क्लीन कर रहे हैं, देखो आप बैठकर पानी दे दो बस हमें, हाँ और क्लीन कर कर दिखाएंगे। ठीक है, तो इस लेवल तक की मार्केटिंग होती थी टू कन्विंस यू कि ले लो प्रोडक्ट को। ठीक, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, सब तो अलग हो गया सिस्टम, बट दिस वाज वन कम्युनिकेशन स्किल्स। और कुछ जो तुम्हें लगता है ये स्किल, ये इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए मुझे, ऐसा है और कुछ? बताओ बताओ। हाँ, बस यही तो होनी चाहिए, पक्का और कुछ नहीं है, श्योर? हाँ, टीम बिल्डिंग स्किल्स होनी चाहिए। तुम्हें लगता है तुम में ये स्किल है? नहीं है, एक्सपीरियंस। आज आज मतलब ठीक है स्कूल में तो करते होगे, बट तुम्हारा कॉलेज में तो खैर बच्चे ही नहीं आते, तो क्या ही टीम बिल्डिंग होगी ना, कि मतलब ग्रुप में डिवाइड कर दो, तुम्हें थोड़ा आइडिया हो। ठीक है, टीम बिल्डिंग इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज ये बहुत देखती हैं आजकल, आजकल कंपनीज में थोड़ा क्वालिटेटिव उस पर चली गई है कि हमको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉय कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो तुम टीम में कैसा काम करते हो? फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा टीम में ही आती है जब आती है, क्योंकि सब एक जैसा नहीं सोचते हैं, सब अलग अलग सोचते हैं। तो तुम अच्छा सोच रहे हो, ऐसा होता है जैसे तुम ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हो, तो एक बच्चा बेचारा बहुत होशियार होता है, सारा काम कर रहा है ना, एक बच्चा तो बिल्कुल बैठा है, उसको ये भी नहीं पता कि प्रोजेक्ट देना कब है और प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ऐसा तुम्हारे साथ बहुत हुआ होगा अगर स्कूल में ऐसा हुआ हो तो। ठीक है, सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर। और तो कोई स्किल नहीं लगती कि इम्पोर्टेंट होती है? अभी तो इतना ही होता है। अच्छा, वैसे स्किल्स एज सच मुझे नहीं पता, मतलब इट्स सजेशन अगर तुमको करना हो ये, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के काफी कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज भी नहीं बोलोगे, एक तरीके से स्किल की तरह वो स्किल डेवलपमेंट करते हैं तुम्हारी, वो करना आगे फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम लैक करते हैं ना तो हम इन स्किल्स के अंदर लैक करते हैं, स्पेशली जैसे इंग्लिश फ्लुएंसी की स्किल्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जॉब इसी बेसिस पे मिलती है। somebody who is speaking English is going to be preferred over you anyway, किसी भी तरीके से वो उसी को प्रेफर करेंगे, चाहे उसे कुछ ना आता हो, तुम इंटेलिजेंट हो लेकिन उसको इंग्लिश में फ्लुएंट है वो, तो तुम्हारी जॉब गई। किसी भी फील्ड में चले जाओ, सेल्स मार्केटिंग बैक एंड पे काम करना है, तुमको कस्टमर से भी डील नहीं करना है। हाँ, तुम क्या कर सकते हो, वैसे डिपेंड करता है। अब ये ना पहले पुराना ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग कह सकते होता था कि न्यूज़पेपर्स पढ़ लो या बुक्स पढ़ लो, बट ये ना इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। पहले इट वाज मेड कंपलसरी कि ये करोगे तो होगा, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है ना बुक रीडिंग में, तो उसको समझ ही नहीं आएगा, वो सीख नहीं पाएगा। अगर तुमको जैसे पॉडकास्ट सुनने में अच्छा लगता है ना, कुछ लोगों को वीडियोस देखना पसंद है, वॉच इन इंग्लिश। ये मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर इन जनरल। एग्जाम्पल देती हूँ क्यों बोला मैंने ऐसा। तुम ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते होगे, कोई भी नेटफ्लिक्स या कुछ भी देखते होगे जनरली, या यूट्यूब पे कुछ भी देखते हो, वॉच इन सम अदर लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज का सीरीज देखो, देखोगे, मूवी देखोगे। मुझे पता मैं गलत ही चीज रेकमेंड करूँ, बट इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट करके देखना। देखोगे ना तो सब टाइटल्स रीड करो उसके। When you start reading तो सबटाइटल पहले ऐसा लगेगा कि तेज जा रहे हैं, तुम लोग तो 2x वाले, तुमको तो वो स्लो ही लगेगा। ठीक है,
So when you start reading those subtitles, you start learning. तुमको उनकी लैंग्वेज समझ आने लगती है. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो सबटाइटल्स की रिक्वायरमेंट, हाँ ऑब्वियसली लैंग्वेज दूसरी देख रहे हो तो नहीं हो, मतलब तब तो रिक्वायरमेंट होगा ही, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी. वो सबटाइटल रीड करने से आपको इमीडिएटली पता लगता है कि वो कैसे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी आएगी, वर्ड्स पता लगेंगे, वो किस इमोशन से बोले जाते हैं वो समझ आता है. टेंसेस ना तुम बचपन से सीख रहे हो, है ना, स्कूल से फर्स्ट क्लास से सिखाना शुरू कर दो टेंसेस. हाँ, बोलनी नहीं आती है टेंसेस से. टेंसेस इंग्लिश इंडिया में ही इंडियन इंग्लिश में सिखाया जाता है टेंसेस, और इसका यूज यूएस या यूके खुद भी नहीं करता है. हमारी इंग्लिश सबसे टफ है. अगर हम टेक्निकल उसमें जाएं तो हम जो इंग्लिश सीखते हैं दैट इज द टफेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम एक सेंटेंस बोलने में सारे टेंसेस लगा देते हैं. अपनी जिंदगी के वर्ब, कौन सी चीज कहाँ लगेगी, फर्स्ट डिग्री वर्ब, सेकंड डिग्री पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पता नहीं क्या ही बोलते हैं वो उसमें, है ना. तुमने देखा होगा, कभी याद रहता है इट के साथ थर्ड डिग्री पास्ट पार्टिसिपल लगेगा. अरे होता क्या थर्ड डिग्री, पहले ये तो बताओ मुझे. उस पर आईएनजी लगेगा, फिर उसके बाद मतलब इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स उसके अंदर. ठीक है, तो वो यूज नहीं है. दिस इज वन थिंग, ये इट हेल्प्ड मी ऑल्सो. आई लाइक रीडिंग, बट मैं रीडिंग एक लिमिट तक कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे नहीं समझ आता है. सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस एंड इट हेल्प्स, क्योंकि ना फिर आपकी इंग्लिश उस तरीके से फ्लुएंट होती है, बिकॉज देन यू रीडिंग. अब आप रीड क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया. यू वांट टू अंडरस्टैंड कि किस इमोशन में तुमसे बात कर रहे हैं. ठीक, कभी ट्राई करना, अगर इफ इट वर्क्स फॉर यू तो तुम्हारी इंग्लिश ऑटोमेटिकली फ्लुएंट हो जाएगी, काफी हद तक फ्लुएंट हो जाएगी. हाँ, ऐसी सीरीज मत देखना जिसके अंदर दे यूजिंग ऑल दोस बैड वर्ड्स, तो उल्टा भी हो सकता है, तो तुम वही बोल रहे हो. हाँ, कोई ऐसी देखना जो तुम्हें थोड़ा बेनिफिशियल रहे. ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखोगे, बट गो फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज, इट विल हेल्प यू. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काफी अच्छे कोर्सेज होते हैं जिसमें तुम्हें सिखाया जाता है कि कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, क्या वर्ड्स कब यूज करने हैं, जैसे तुम बचपन में ईमेल लिखते थे. ठीक है, अच्छा आई हैव रियलाइज आजकल के बच्चे थोड़े ना वो हो गए हैं. मुझे नहीं पता कि उनको फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस थोड़ा समझ नहीं आने लगा है. वो क्या करेंगे, जैसे हम लोग अगर मैसेज करते थे यूज्ड टू डू इट लाइक गुड मॉर्निंग, और किसी टीचर को मैसेज कर रहे हैं वो हेलो मैम लिखते हैं सीधा. ठीक है, तुम नहीं लिखते हो बट कुछ करते हैं ऐसा. नाउ उनको ऐसा लगता है कि वो फॉर्मली बात कर रहे हैं, बट वो इनफॉर्मल होता है. तुम बचपन से पढ़ते हो आ रहे हो, फिर भी गलती करते हो उसमें. व्हेन यू राइट हेलो मैम, इसका मतलब है कि तुमने क्या कहते हैं थोड़ा इनफॉर्मली बोल दिया. सो नाउ आई डोंट टेक इट सीरियसली. मतलब मेरे को तुम्हारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारा मैसेज भी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम जब बात करोगे तो तुम मुझसे इनफॉर्मली बात करना शुरू कर दोगे. बट समबडी इज राइटिंग गुड मॉर्निंग मैम दैट आई वांट टू आस्क समथिंग, और मे बी इफ आई एम नॉट डिस्टर्बिंग आई एम आस्किंग यू दिस, तो मुझे लगेगा कि अच्छा इसने मुझे रिस्पेक्टफुली पूछा है. ठीक है, अभी ध्यान देना है, तुम अलग मैसेज करके देख लेना तो पता लग जाएगा कौन सा रिप्लाई आता है और कौन सा नहीं आता है. ठीक है, तो ये सब तुम्हें सिखाया जाता है कि हाउ टू रिएक्ट. मैंने ऐसा लग रहा है मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स दे रही हूँ तुमको, बट दिस इज व्हाट ट्रेनिंग शुड बी लाइक. वो उनको तुमको बताना चाहिए कि ट्रेनिंग में क्या कैसे कब बोलना है, वो इम्पोर्टेंट है, और कैसे उस चीज को डेवलप करना, रादर देन तुमको टेंसेस सिखा रहे हैं वो कि टेंसेस कैसे यूज करते हैं. है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है, मैंने पूछा है लेकिन. ठीक है, मुझे आज तक प्रेजेंट टेंस समझ आया, पास्ट टेंस समझ आया, फ्यूचर समझ आया. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये नहीं समझ आया, आज तक समझ नहीं आया मुझे कि इसका क्या लॉजिक है. ठीक है, तुम प्रेजेंट में बात करो या पास्ट में करो या फ्यूचर में करो, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्योंकि आईएनजी लगता है. हाँ, वो भी चार होते हैं. हाँ, तो सिमिलर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये सब भी होता है. आई थिंक कुछ भी याद नहीं रहता है इस सब में. सो आई थिंक यू रियलाइज कि हमारी लर्निंग इवैल्यूएशन अगर हम करेंगे तो हमारी खराब है. मेरी भी इवैल्यूएशन करेगा तो आई एम बैड एट इट. एंड कभी भी ये हमेशा ध्यान रखना, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि तुमको ये जॉब लोगे, ट्रेनिंग का पर्पज है कि तुम्हें फायदा होना चाहिए उस चीज का. हमेशा ऑलवेज स्पीक सिंपल इंग्लिश. जरूरी नहीं है जो बड़े बड़े ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स बोल रहे हैं उनकी इंग्लिश अच्छी है, ऐसा कभी नहीं होता है. वो इंग्लिश तुमको समझ आनी चाहिए तुमने क्या बोली है. आई हैव सीन आजकल ना लोग वर्ड यूज कर रहे थे, बहुत नोटिस कर रही थी. ये वर्ड था
फ्लैबरगास्टेड, क्या मतलब होता है फ्लैबरगास्टेड? मतलब सरप्राइज हो गया। फ्लैबरगास्टेड का मतलब होता है कि दैट यू आर वेरी सरप्राइज्ड, ठीक है, समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, जो एक्सप्रेशन होता है ना, वाव वाला एक्सप्रेशन, तो इट्स लाइक फ्लैबरगास्टेड। और ये ना आजकल टीवी में बहुत दिखाने लगे थे वर्ड, नाउ पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट। क्यों यूज करना है फ्लैबरगास्टेड, क्या जरूरत है? आई वाज सरप्राइज्ड, इक्वली मतलब है दोनों का, अलग मतलब नहीं है दोनों वर्ड्स का, लेकिन फ्लैबरगास्टेड ऐसा लगता है कितना फैंसी वर्ड है, यू नो, कितना अच्छा वर्ड है, कूल दिखेंगे। एंड पता है कंपनीज ये चाहती है कि तुम ऐसी लैंग्वेज बोलो, बट कंपनीज ये प्रेफर करती है जो फ्लैबरगास्टेड बोल रहा है, जो सरप्राइज बोल रहा है, वो फ्लैबरगास्टेड वाले को चूज करेंगे, तो उसको लगता है कि इसकी डिक्शनरी में अलग अलग और अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे, ठीक। अब जैसे एग्जांपल लो, आजकल ना हमारी जजिंग कैसे चेंज हुई है, शेड्यूल बोलते हैं कुछ लोग स्केड्यूल बोलते हैं, तो जो स्केड्यूल बोलता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा लगता है रादर देन जो शेड्यूल बोलता है। बट अगर तुम उसको गूगल पे लिखोगे ना, तो ज्यादातर वो शेड्यूल ही प्रोनाउंस करता है, उसको स्केड्यूल प्रोनाउंस नहीं करता है, ठीक है। टेक्निकली वो सिर्फ थोड़े वर्ड्स में चेंजेस ले आता है, लेकिन जो स्केड्यूल बोल रहा है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो उसको स्केड्यूल बोल रहा है, ठीक। सो दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स आल्सो फॉर एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम में भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि कैसे किससे कब बात करनी है। जो शेड्यूल बोल रहा होगा ना कॉल पर तुम्हें कस्टमर सर्विस वाला, तुम सीरियसली नहीं लोगे, लेकिन जब वो शेड्यूल बोलेगा तो तुमको लगेगा अरे वाह यार तो उसको सब पता है, ये अच्छी नॉलेज देगा मुझे। समझ रहे हो हाउ वी चेंज। इवन कस्टमर सर्विस में अगर वो हिंदी में बात कर रहा है हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन जैसे वो इंग्लिश में बात करेगा इसको पता ही होगा, अच्छा ही पता होगा इसे, है ना, हमारा व्यू पॉइंट बदल जाता है उस इंसान को लेकर। सो कंपनी यही चाहती है कि तुमको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि एम्प्लॉय तुम्हें अट्रैक्ट कर पाए, तो एम्प्लॉय अट्रैक्ट करेगा तो कस्टमर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो कंपनी का हमेशा फायदा ही फायदा है। अच्छा, आज के लिए आई थिंक लास्ट ही खत्म करते हैं इस पे, गाइडलाइंस फॉर मेकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इफेक्टिव। कैसे ट्रेनिंग, अच्छा तुमसे अगर मैं पूछूं ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर सपोज तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, है ना, ठीक है, एग्जाम्पल देता है, अभी तो मैं कर रही थी, ठीक। अब इमेजिन करो तुम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या तुम्हें लगता है कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में? वो तुम बताओ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ट्रेनिंग दे रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ट्रेनिंग देनी है तुमको अपने इंप्लॉइज को, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उनकी ना स्किल्स अच्छी नहीं है कम्युनिकेशन की, तुमने सोचा कि उनको इंग्लिश सिखाई जाए। तो नाउ यू टेल मी कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में तुम क्या क्या इंक्लूड करोगे कि वो बिल्कुल इफेक्टिव बढ़िया ट्रेनिंग हो जाए एक ही बारी में और सब इंप्लॉय सीख जाए। व्हाट विल यू डू? पीपीटी दिखाओगे विद सबटाइटल्स, ठीक है, पीपीटी दिखाओगे विद सबटाइटल्स, और कुछ? अच्छा, इंग्लिश मूवी भी दिखाओगे, जो आपने बोला था वही दिखा देंगे हम, ठीक है, हो सकता है वीडियोस जो भी होंगी वो सब यूज शो देम विद सबटाइटल्स। तो वो ना बुक्स पढ़ने की रेकमेंड, कैसी बुक्स पढ़ने की रिकमेंडेशन दोगे? स्टोरी बुक्स, फिक्शनल बुक्स पढ़ने को बोलोगे उन्हें? अच्छा, देखो उनको बुक पढ़ना पसंद नहीं है आपके आधे एम्प्लॉइज को, तो फिर अब क्या, उनको पढ़ना ही नहीं आती है इंग्लिश, हाउ विल यू टीच देम? मतलब उनको आती है पर थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं वो, फिर अब हाँ जैसे क्लास में करते थे उनसे रीड ही करवाओगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड जो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि सबके सामने सब लोग नहीं बोल पाते हैं, जो हम स्कूल में वो इंग्लिश का टीचर करवाता था हमसे कि ये पैराग्राफ एक बच्चा पढ़ेगा, दूसरा दूसरा जो भी होगा, और कुछ बस ऐसे ही इफेक्टिव कर दोगे। और ग्रुप डिस्कशन करवाओगे और बोलोगे कि इंग्लिश में बात करो, ये सबसे साइलेंट ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। तो तुम इंग्लिश से लोगों को चुप करवा, हाँ, ट्रेनर इंक्लूडेड होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनर को हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि वो आके सिखाए, सीखो, ये लोग पीपीटी से थोड़ी सीख जाओगे सिर्फ। हाँ, क्या कह रहे हो? ट्रेनर बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हाँ, ट्रेनर के अंदर, अरे तुम उनकी स्किल्स बता रहे हो, ठीक है, ट्रेनर के अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए, उनको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए कि अगर हिंदी में वो समझा पाएगी उसने इंग्लिश में क्या बोला। अच्छा, ठीक है, और कुछ?
बस इसमें ही हमारा प्रोग्राम अफेक्टिव है। अब हमारे सारे एम्प्लॉइज फीस लोगे पहले, किससे फीस लोगे? एम्प्लॉय से फीस लोगे, कभी नहीं आएंगे। ये कैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है? एक तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे। अगर प्रमोशन होगा ट्रेनिंग लोगे सबको। हाँ, ये अच्छा तरीका है। जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उसके देयर आर चांसेस ऑफ वो प्रमोशन। अब इसमें तुमने क्या किया, तुमने एक चॉइस लगा दी और तुम ये भी बोल सकते हो किसी एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उस लेवल तक का परफॉर्म नहीं किया, इसलिए हम किसी का प्रमोशन नहीं देंगे, जो कि तुम करोगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन है, तो लोग मोटिवेट होंगे, ये प्रमोशन हो रहा है तो हम आके अटेंड करेंगे। दूसरा, तुमने कंपलसरी कर दिया उनके लिए ट्रेनिंग, क्योंकि तुम जॉब से निकाल दो। तुमने ये भी बोल दिया या तो प्रमोशन ले लो, ये जॉब से निकल जाए, लेकिन ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी दोनों केस में। करेक्ट, ये तो हो गया तुम्हारा। और कुछ? और कुछ तुम्हें लगता हो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको सिखाना है कि हाँ नहीं ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए उन्हें हमें? और बस अच्छा ठीक है, ये हो सकता है। बचपन में याद है स्कूल में वो फाइन लगाते थे अगर इंग्लिश में बात नहीं करो। तो हमारे स्कूल में क्या होता था, मुझे तुम्हारा नहीं पता, हमारे स्कूल में ऐसा होता था। सो इट वाज अ सिक्स स्कूल पूरा था, तो एवरीबडी इज अ पंजाबी। सो हमारा हिंदी और पंजाबी यही बोल पाते थे हम सिर्फ, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइन लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप एक भी वर्ड इंग्लिश की जगह हिंदी या कुछ और लैंग्वेज में बोलोगे, सो आपको 5 रुपीज का फाइन देना पड़ेगा। उस टाइम पे 5 रुपीज वाज अ लॉट ऑफ अमाउंट, और हम इतना कैरी भी नहीं करते। तुम तो नॉर्मली कैरी करते हो, वो तो हम कैरी भी नहीं करते थे इतना। तो और अगर आप नहीं करोगे तो पीटीएम में टोटल तुम्हारे पेरेंट्स को बताया जाएगा, ठीक है। तो पूरी क्लास शांत रहती थी पूरा टाइम, क्योंकि इंग्लिश तो हमें आती नहीं है। हमें आती है हिंदी या पंजाबी, मतलब इंग्लिश आती है लेकिन इतनी सेंटेंस हम फ्रेम नहीं कर सकते हैं। जब आप 4th-5th क्लास में होते हो तो इतने सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाते हो। सो देन यू कि अब वो नहीं बोलोगे, जब तुम ये बोल रहे हो ना कि सब डिस्कशन ही इंग्लिश में करो, तुम्हारे एम्प्लॉय बात ही नहीं करेंगे आपस में। करेक्ट, तुम उन्हें मोटिवेट करोगे, दैट ट्रेनर के थ्रू मोटिवेट करोगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें इंग्लिश के अंदर, ताकि उनकी फ्लुएंसी बढ़े उसको बोलने में। गलत बोल रहा है तो तुम फाइन उस पर लगाओगे जो उस पर हंसेगा। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे इफेक्टिव होगा कि अगर 4 एम्प्लॉइज बैठे हैं और एक ने गलत बोली है तो बाकी 3 हंस नहीं सकते। अगर वो उस पर हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, तो अब उन पे फाइन लगेगा। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ, ये मैंने ट्राई करा था, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज यूर कॉन्फिडेंट अपनी आंखों में, आप हमेशा कॉन्फिडेंट हो। आप अकेले रूम में शीशे में बात कर रहे हो, यू बी ऑलवेज अपने लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट आप हो। प्रॉब्लम है कि बाहर आके नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। तो वो मेरे लिए तो वर्कआउट नहीं करता है। मैंने तो बुक लेकर सब लेकर बोल के देख लिया है, तो मेरे को ऐसे कुछ बेनिफिट खास हुआ नहीं है। तुम लोगों ने ट्राई किया हो तो तुम बता सकते हो कि तुम कैसे। हाँ, ऐसा नहीं होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो, कुछ लोगों के लिए शायद ये वर्कआउट करता भी होगा, जरूरी नहीं। अगर आपको फ्लुएंसी लानी है तो तुम शीशे के सामने खड़े होगे तभी आएगी कुछ बोलने में। वो तो तुम बैठ कर भी ऐसे बेड पे बैठ के भी कर सकते हो डिस्कशन। बट सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब एक्चुअली में तुम लोगों के सामने आते हो, तभी होता है। पहली चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा व्हेन यू आर इन बिटवीन योर स्ट्रेंजर्स। जब पहला मेरा जो हमेशा सबको यही वो रहता है सजेशन, अगर आप स्ट्रेंजर के साथ हो, हमेशा ये ध्यान रखना तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिलोगे। अपने दिमाग में हमेशा बनाकर रखना कि उससे कभी दोबारा मिलोगे नहीं, ठीक है। अगर तुमने गलत इंग्लिश भी बोली है, डजंट मैटर, उसको भी नहीं आती है, ये हमेशा ध्यान रखना। और हो सकता है तुमने कोई स्किल उससे ज्यादा ही होगा इन योर लाइफ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। और सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कहाँ होता है, जब आप अपने लोगों के बीच में होते हो, वो मजाक उड़ाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ आपके कहीं पे भी जाके कहीं स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हो ना, वो तुम्हारी अचीवमेंट है बहुत बड़ी, ठीक है। ये बोलने में लगता है अब मैं बोलती हूँ, बट पहले मुझे लगता है लोग मुझ पे हंस रहे हैं, हंसने दो, दे हैव डन नथिंग, पीपल विल लाफ एट यू बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू दैट। वो इसलिए हंस रहे तुम पे। तुम आके स्टेज पे एक स्टेप भी रख रहे हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से नेक्स्ट लेवल पर होना चाहिए, बिकॉज यू डन समथिंग इन योर लाइफ। वो अचीवमेंट है, चाहे वहां खड़े होकर रो दो, यू स्टिल डिड समथिंग। बहुत मुश्किल है यहाँ पे खड़े होकर बोलना, और वहां पे कुछ सुनना बहुत आसान होता है, बोलना बहुत मुश्किल है। सो मेरे साथ ऐसे, इफ आई गिव माय पर्सनल एग्जांपल, मेरी क्लास में बच्चे बहुत हंसते थे कि मैं बोल रही हूँ,
आई कांटेक्ट होता है, दे लाफ, एंड एवरीबडी, सबका बिहेवियर अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, मैं सबको कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं एक ही स्टेटमेंट बोलती थी, आई एम हियर, आई एम अर्निंग, यू आर एन एम्प्लॉयड, जितना हंसना हंसो, आई विल ऑल्सो लाफ विद यू, बट मैं तुम्हारे फ्यूचर में हंसूंगी क्योंकि मेरा तो फ्यूचर सेट हो गया है, आई हैव डन व्हाट आई हैव डन। अब तुम मुझ में हंस रहे हो, यू नॉट लर्निंग समथिंग। अगर तुमको हंसना है, तुमको अच्छा लग रहा है, हंसो, आई डोंट माइंड, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस आई थिंक विथ टाइम आता है, पहले बुरा लगता है, ध्यान रखना है, तुमको ये बियर करना पड़ेगा। मुझे स्टेज फ्राइट था, मान सकते हो, कोई नहीं मानता कि मुझे स्टेज फ्राइट हो सकता है। मैं स्टेज पे जाके फ्रीज भी हो चुकी हूँ, रो भी चुकी हूँ, सब कर चुकी हूँ, बट आई हैव ट्राइड एज मच एज आई कैन। और ये स्कूल लेवल से ट्राई करती आ रही हूँ, बिकॉज वो करना पड़ता है, इवेंचुअली आपको बहुत लोगों से डील करना पड़ेगा। डर मुझे भी लगता है, अगर मेरा कोई सीनियर आके यहाँ बैठ जाएगा, आई विल ऑल्सो बी, जैसे व्हेन ही सिट्स हियर, जो यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है, आई स्टिल फील अ लिटिल नर्वस, क्योंकि मैं उसको जानती नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट को जानती हूँ, उसको नहीं जानती हूँ, मेरा स्ट्रेंजर है। तो जब वो बैठा तो मुझे फिर भी थोड़ा फील हो रहा है कि मे बी इज ऑल्सो जजिंग मी। वो सबके साथ होता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी शीशे के सामने खड़े होकर नहीं आता है, उसमें आपको लोगों के सामने बोलना पड़ेगा जाकर, और कुछ भी बोलना पड़ेगा। आई नेवर टॉक, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ, यू लास्ट एनीबडी, आई मेक फन ऑफ माई ओन इंग्लिश, क्योंकि वो है ना खराब, नहीं है ना अच्छी, नहीं हो सकती। आप कभी भी किसी लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं हो सकते हो। आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, कभी कभी होता है बीच में आई ऑलवेज स्पीक इन हिंदी, हिंदी या जो भी मुझे लैंग्वेज आती है अच्छी, उसी में बात करती हूँ। मैं कभी एक्सप्लेन करती हूँ, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मैं इंग्लिश में मुझे अच्छी आती, नहीं आती है। हाउ कैन आई बी परफेक्ट इन सम लैंग्वेज, तो बस बोलो। आई थिंक ये विथ टाइम सीखोगे, एकदम से बोलने में बड़ा इजी लग रहा है, बट मुझे ऐसा समझती हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, ये जो बोल रहे हो, इट टेक्स टाइम, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, बट आ जाएगा। जब आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, बट शीशा हेल्प नहीं करता है। बट आज की जनरेशन के लिए कर सकता है, यूर इन्फ्लुएंसर हो, मिरर सेल्फीज वगैरह लेते हो तुम, तो तुमको थोड़ा वो कॉन्फिडेंस रहता है, बट हाँ कर सकते हो, ये धीरे धीरे आएगा, यू विल लर्न। अगर तुम अपने घर वालों के सामने कुछ भी बोलने से नहीं डर रहे हो ना, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया है, अपने लोगों में सबसे ज्यादा नर्वस होते हो, दूसरे लोगों को तो तुम्हें मिलना नहीं है। और ये माइंडसेट हमेशा दिमाग में रखना कि उनसे तुमको दोबारा कभी नहीं मिलना है, स्ट्रेंजर है वो, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, दिल्ली में 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं, शायद ज्यादा होंगे। कितनी बार मिल लोगे एक इंसान से? एक ही बार तो मिलोगे। अगर उसने तुम्हारे बारे में बुरा सोच भी लिया कि तुम अच्छे नहीं हो बोलने में, क्या फर्क पड़ता है? क्या पता किसी और को तुम वहीं पे अच्छे लग रहे हो बोलते हुए। सिंपल, ये इस लॉजिक से मैं बोलती हूँ। और ज्यादातर पहले ना मुझे किसी ने बोला था, दिस वाज टोल्ड टू मी, ट्रेनिंग की जैसा ही था वो, कि ना वहां देख के बोला करो। कैसे बोलो वहां देखकर? यहाँ बच्चे हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वहां देख के कैसे बोलोगे? राइट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप कभी प्रेजेंटेशन देते थे, है ना, जब स्कूल टाइम में आप प्रेजेंटेशन में प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आके बोलो, वो कहते थे उनको देखो जो तुम्हारे दोस्त, सबसे पहले तुम्हारे दोस्त हंस रहे हैं, उनसे आई कांटेक्ट बनाओ, वो तुम्हें वहीं पे हंसा देंगे। तो किससे आई कांटेक्ट बनाओ? वहां देखकर नहीं बात होती है। वहां देखकर ना जो नीचे ऑडियंस बैठी है वो तुमको हंसने लग जाती है, बिकॉज तुम यहाँ से यू लुकिंग वेरी ऑकवर्ड वाला सिचुएशन पर हो, ठीक है। सो ठीक है, मुझे लगता है मुझे इस सब पे ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को, हाँ, कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। नाउ आई क्रैक जोक्स ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है, जोक्स वर्कआउट नहीं करते बिकॉज यू कैन नॉट स्टडी फॉर 2 आवर्स, एक साथ आप 2 घंटे नहीं पढ़ पाते हो, तो अब उसके बीच में जोक्स क्रैक करने हैं, और कभी कभी वो जोक्स खराब हो जाते हैं और अच्छा हंसते नहीं है, फिर मैं उनसे जबरदस्ती आप हंसो, तो आई जस्ट से टू लुक एट मी एंड लाफ, सो दे स्टार्ट लाफिंग, क्योंकि उनको फनी लग रहा है ये। हाँ, पार्ट टाइम क्लासेस खोलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आई स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ माई सेल्फ। कभी भी बच्चे, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये सीखना पड़ता है। बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, वो बैठे हैं, देन लुक एट यू एंड दे जस्ट लाफिंग, मे बी वो तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ था ना, बच्चे साथ में बैठे तो आपस में कुछ बात होगी, हंस दिए, ग्रुप कॉन्वर्सेशन हम भी करते थे, बट तुम्हारे नोटिस में आ गया। सो आई बी लाइक, मेरे को देख रहे हो, क्या हंसी वाली बात करी है, मुझे भी तो पता, मैं हंस रही हूँ, मैं जोकर लग रही हूँ। सो जस्ट एवरीबॉडी स्टार्ट्स लाफिंग। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, जो वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है, वो अपने को जोक इसलिए करता है, दैट बिल्ड्स अप माय कॉन्फिडेंस। अब मुझे पता है कि मैंने अपना मजाक ही बना लिया है, इससे ऊपर क्या ही मजाक बनाएगा। आई कॉल्ड माई सेल्फ अ जोकर, व्हाट एल्स विल यू कॉल मी, इसके आगे। सो ये दिस इज पार्ट ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट ये विद टाइम एंड विद एज आता है।
तो आई होप तुम्हें भी आएगा, क्या पता मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में आके सीख रही हूँ कि कैसे इसको बिल्डअप करते हैं। या तो तुम व्लॉग्स बनाना शुरू कर दो। हाँ, नहीं वीडियोस पे फिर तो हाँ, नहीं आई विल बी अ सेल्फ, इट इज नॉट फॉर दैट पर्पज, इट इज फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर तुम पब्लिकली ये वीडियोस बना पा रहे हो देन आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग। कर सकते हो तो ये कर लो, ये बेस्ट है। आई कैन डू इट, वो चीज मैं नहीं कर सकती। आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई हैव कॉन्फिडेंस, बट दिस आई कांट डू इन पब्लिक। कि वीडियोस जो लोग बना पाते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इज एट अनदर लेवल, वो तो कोई रीच आउट नहीं कर सकता है। सो आई होप मे बी आई स्टार्ट सम पार्ट टाइम ऐसा जो तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस पे लेसन दे दूंगी। आई विल राइट 101 ways of attaining सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ ठीक है, सो आई थिंक यही वाइंड अप करते हैं, ज्यादा हो गया फिर बोरिंग हो जाएगा, तुमको नींद आने लगेगा, है ना। इसको ऑफ कैसे कर सकते हैं? है भी